यानी कि बचपन से तुम पैदा हो गए हो, लेकिन आज तक तुमने कभी जाना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कभी नहीं जाना, लेकिन आज जानोगे कि तुम उस एसिड को अगर हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन पेट नहीं जल रहा है। एक तीर से दो निशाना, ऐसा तीर निकाला, तीर छोड़ा, एक निशाना लगा, एग्जाम पे नंबर अच्छे आ जाएंगे। दूसरा, तुम अपने बॉडी के बारे में जान जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल सा प्लेटफॉर्म एस्ट्रो एजुकेशनल ग्रुप। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ के साथ आपको ये जानने में भी बहुत हेल्प करेगा कि कैसे आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस है जो होती है। जैसा कि हम अपने लाइफ के बाहर के प्रोसेसेस के बारे में तो बात करते हैं, तुम सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, ब्रश करते हो, ट्यूशंस जाते हो, तो दीज ऑल द प्रोसेसेस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल लाइफ प्रोसेस। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल लाइफ प्रोसेस, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम चाहो या ना चाहो फिर भी तुम्हारी बॉडी के अंदर हमेशा होते रहती है। और इसी चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट दिस चैप्टर। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज। आई एम जग सेनियारी, सबसे प्यारी योर स्नेहा दीदी, और मैं करने वाली हूँ आपका बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और ये पूरा जो चैप्टर है वो 4 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स में कंप्लीट होने वाला है। तो पहला जो टॉपिक है दैट वाज द न्यूट्रिशन, सेकंड इज रिस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ इज एक्सक्रीशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस होल चैप्टर, हम लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे, राइट। सबसे पहले न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे, एंड दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट वाज द न्यूट्रिशन, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट वाज न्यूट्रिशन। यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। समझते हैं इसको। इनटेक यानी कि तुमने फूड लिया, तुमने उसको खाया, अंदर डाला, एंड यूटिलाइज किया। किसने यूटिलाइज किया? किसको यूटिलाइज किया? बाय द वे, फूड को, न्यूट्रिएंट को। न्यूट्रिएंट क्या होता है बेसिकली? जो न्यूट्रिशन, जब तुम लोग वर्ड सुनते हो तो न्यूट्रिशन वर्ड सुन के तुम्हें क्या समझ में आता है कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या? तुम्हारे बॉडी को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी अपनी लाइफ का कंप्लीट जो प्रोसेसेस है, सांस लेना, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन करना, ये सारे चीज़ को करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी फास्ट फूड से नहीं बनती। एनर्जी के लिए तुमको स्पेसिफिक फूड चाहिए होता है। स्पेसिफिक फूड मतलब वो न्यूट्रिएंट्स, जिस न्यूट्रिएंट्स की, जिस खाने की तुम्हारी बॉडी को नीड है। तो तुम्हारे बॉडी को जिस खाने की नीड होती है उस खाने को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को तुम्हारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने से पहले खाने को इनटेक किया जाता है, यानी कि तुमने खाना लिया, तुमने पहले इनटेक किया एंड देन तुमने उसको यूटिलाइज किया बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड न्यूट्रिशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने न्यूट्रिशन इनटेक किया, उसको यूटिलाइज किया। न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया, उसको यूटिलाइज किया। इनटेक करके यूटिलाइज कर देना, उसको खा के तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल के खाने को, फिर उस खाने का यूज करना, दैट was the process which we called the nutrition. That's it. Second is respiration. अभी respiration क्या होता है? It is the process by which food is burnt or the breakdown in the cell. यानी कि हमने जो खाना खाया, जैसे कि मैंने बताया था कि हम जब खाना खाते हैं तो वो जो खाना है कहाँ गया है? हमारे सेल्स में गया है, राइट। अभी सेल्स में जाके वो खाना आखिर होता क्या है? वो बर्नट आउट होता है, यानी कि जो तुम्हारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, और उसके ब्रेक डाउन होने के बाद आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो तुमने खाना खाया, वो खाना तुम्हारी कोशिका में गया, राइट, सेल्स में गया। सेल्स में जाने के बाद उस खाने को तोड़ना पड़ता है। क्यों तोड़ना पड़ता है? क्योंकि खाना टूटेगा, एनर्जी बनेगा। एनर्जी बनेगा तो तुम्हारे इतने सारे लाइफ प्रोसेस होंगे। अभी मैं जो बोल भी रही हूँ इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी बनाती है, राइट। तो एनर्जी बनाना ही रिस्पिरेशन में पढ़ना है। फिर से देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड बर्नड या फिर फूड जो जल रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन सा? जो तुमने खाना खाया था, फूड। कहाँ पर? सेल में। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए क्या हमने किया? एनर्जी बनाने के लिए हमने अपने फूड को, किसको? अपने फूड को ब्रेक डाउन किया। किसके हेल्प से ब्रेक डाउन किया? ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन। रिस्पिरेशन का टॉपिक आएगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगी, राइट। थर्ड है मेरा ट्रांसपोर्टेशन। अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोल रहा है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में ये जो तीनों अलग अलग डिफरेंट टॉपिक में जो हमने एक्सक्रीट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? फूड आ रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो ये सब जो आ रहे हैं, जा रहे हैं काम अपना अपना करने के लिए, तो ये आ जा कैसे रहे? तो वो हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। A food, oxygen, water, waste product carried one part to the another, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में किस तरह तुम्हारा ऑक्सीजन, तुम्हारा फूड, तुम्हारे ग्लूकोज, ऑल दीज थिंग्स, हाउ दीज ऑल थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन प्लेस ऑफ योर बॉडी टू द अनदर। ये पढ़ना है आपको ट्रांसपोर्टेशन में, राइट।
4 नंबर में क्या बोल रहा है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीट आउट करना है। किसे एक्सक्रीट आउट करना है? तुम्हारे वेस्ट प्रोडक्ट को। जितना भी वेस्ट मटेरियल, तुमने खाना बनाया, एनर्जी बना ली। खाना खाते हैं क्यों खाते हैं? एनर्जी बनाने के लिए खाते हैं। अभी तुमने खाना खाया, एनर्जी बना ली, तो अब बचा क्या? वेस्ट प्रोडक्ट बचा। तो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है? एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं तुम्हारे बॉडी में, वो क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। बॉडी से बाहर निकलना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना था, ये सारे प्रोसेस में एक्सक्रीट आउट करने के लिए यहाँ पे हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू फॉर दिस चैप्टर। ये ओवरव्यू ले लो। ठीक है, एक एक करके हमने सारा टॉपिक को कंप्लीट करना है। आगे जाके और भी वीडियोस आएंगे, मेक श्योर कि तुम सारा देख लो। अभी पहला मेरा न्यूट्रिशन है, इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन एक बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखता है इस चैप्टर में। जो न्यूट्रिशन है उसका काफ़ी वेटेज है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूंगी, ये जो चैप्टर है ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वैसे तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इस चैप्टर में तुमको एक और चीज़ जो बहुत मज़ेदार बात है कि तुम पढ़ तो लोगे साथ ही साथ, लेकिन साथ साथ तुमको ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे लाइफ के अंदर, आई मीन तुम्हारे बॉडी के अंदर कितने सारे प्रोसेस होते हैं। यानी कि बचपन से तुम पैदा हो गए हो, लेकिन आज तक तुमने कभी जाना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कभी नहीं जाना, लेकिन आज जानोगे। तो ये चैप्टर जो है तुमको ये करेगा, क्या बोलते हैं, एक तीर से 2 निशाना। ऐसा तीर निकाला, तीर छोड़ा, एक निशाना लगा, एग्जाम पे नंबर अच्छे आ जाएंगे। दूसरा, तुम अपने बॉडी के बारे में जान जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और आगे का मेरा जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे हमारा प्यारा प्यारा जक्सन आ रहा है, क्यूटी प्यूटी, जो कैरोट है। सॉरी क्या बोलने लगती हूँ। ये जो तुम्हारा कैरोट है, यहाँ पे कैरोट बोर्ड लेके खड़ा है और बोल रहा है कि ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाइए प्लीज, जंक फूड नहीं खाइए। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट। तो देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाओ, जो तुम्हारी बॉडी को नीड है वही सब खाओ। अंड शंड इधर उधर का चीज़ नहीं खाना चाहिए। हम लोग को हमेशा हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, राइट। तो हेल्दी फूड्स खाओ। ये हमारा कैरोट भी चिक चिक के बोल रहा है, बोर्ड लेके भी खड़ा है। और यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, और इस कंप्लीट लेक्चर में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और आई मेक श्योर न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से एक भी ऐसा लिखवा के ले लो मेरे से, पेंसिल से नहीं, पेन से लिखवा के ले लो। एक भी जो तुम्हारा कंसेप्ट है, एक भी क्वेश्चंस न्यूट्रिशन से नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो देख लेते। तो अपने रिस्क में देखिए। अगर नंबर लाना है तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर अगर आ जाएगा तो फिर सब जगह नंबर आ जाएगा, तो फिर सब लोग बोलेंगे अरे कैसे आ गया। तो अगर आपको सोशल एंजाइटी है तो फिर नहीं देखिए, क्योंकि नंबर आ जाएगा, फिर लोग पूछेंगे कितना कैसे पढ़ लिया आपने। इसलिए अगर आपको नंबर लाना है तो ये चैप्टर, ये लेक्चर देख लीजिए। अगर नहीं लाना है तो ठीक है, इधर उधर की बातें थोड़ा कर लेती हूँ मैं, माफ़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा टॉपिक, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या कहना चाहता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन में सब पढ़ लिया था। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे बताइए, ये जो न्यूट्रिशन होता है, हमको खाना खाना है एंड खाने को यूटिलाइज करना है, दैट वाज अ न्यूट्रिशन। और खाना होना चाहिए आपका न्यूट्रिएंट वो होता है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ होता है, पोषक तत्व। नाउ न्यूट्रिशन हैव 2 डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ऑटोट्रोफिक एंड देन कंप्लीट करेंगे हम लोग हेटरोट्रोफिक। अभी मेरे बात ध्यान से सुनिए। इधर जो तुम्हारा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, दैट वाज द क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमाटा। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन विच वी कॉल द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी जब भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तुम सुनो, तुम्हारे कान में ये वर्ड आए, तो तुम्हारे ये जो वर्ड है इसी से तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम वर्ड टू वर्ड तोड़ के समझ सकते हो। पहला कैसे? ऑटोट्रोफिक से समझ क्या आता है? ट्रोफिक मतलब होता है क्रॉप्स, और ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक। जो तुम्हारा खाना है, जो तुम्हारा फूड है, जो तुम्हारा ट्रॉप्स है, वो ऑटोमेटिकली बन रहा है। और ऑटोमेटिकली खाना बनाता है बस प्लांट। ठीक है, अभी प्लांट क्या बनाते हैं? ऑटोमेटिक खाना बनाते हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने प्लांट भी बना दिया है, यानी कि प्लांट के बारे में पढ़ना है। पूरा ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है तुम्हारा, पूरा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। इन सब में ये पूरा टॉपिक है, इसमें बस हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है और इसमें हमें एनिमल के बारे में पढ़ना है, राइट। ठीक है, इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम भी तो अपना ही खाना बनाते हैं। इतने मुश्किल से जाते हैं, हमारी पापा कमा के लाते हैं, फिर मम्मी सब्जियां काटती है, बनाती है। हम भी अपना ही खाना बना रहे हैं। कौन दे रहा है? पैसा दे देता है क्या कोई बाहर से? आप अपना खाना खुद तो बनाते हैं, लेकिन क्या वो खाना आप
किसी और की मदद से, जैसे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट भी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम यानी कि ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, ऑल द एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। कैसे? जैसे कि अभी तुम कुछ भी खाते हो, इफ यू टॉक अबाउट द वेजिटेरियंस, तो वेजिटेरियंस तो पूरे वेजिटेबल्स पर डिपेंड है, बेसिकली प्लांट पे डिपेंड है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी प्लांट पे डिपेंड है। कैसे? क्योंकि तुम जो नॉन वेज खा रहे हो, नहीं खाना चाहिए नॉन वेज वैसे तो, बट स्टिल तुम जो नॉनवेज खा रहे हो, तुम जो भी मीट खा रहे हो, वो मीट कहीं ना कहीं एक ऐसे जानवर का है जो वेजिटेरियन है, राइट? वेजिटेरियन है, यानी कि जैसे कि अगर शेर की बात की जाए, शेर तो एकदम प्योर नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन शेर किसको खाता है? हिरन को खाता है। हिरन किसको खा रहा है? प्लांट को खा रहा है। हिरन किसको खा रहा है? प्लांट को खा रहा है। और प्लांट खा के हिरन के पास कुछ ताकत आ रही है, प्लांट खा के हिरन के पास कुछ मसल्स बिल्ड हो रहे हैं उसके, और उसके पास मसल ही नहीं रहेगा, तुम्हारे हिरन के पास मसल ही नहीं रहेगा, तो शेर खाएगा क्या? हड्डी? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब प्लांट पे डिपेंड है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। बट प्लांट है हमारा हीरो। प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं है। प्लांट बोलता है कि अपना अपना तुम लोग देख लो, मेरा तो खाना बन जाता है, ऑटोमेटिक बनता है। तो ऑटोमेटिक कैसे बनता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से समझेंगे कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे बना लेता है। यानी कि प्लांट को किसी खाने को लेकर खाता नहीं है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहा है, प्लांट अपना खाना खुद बना ले रहा है। ठीक है, तो देखते हैं प्लांट द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गया? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है, लेकिन एक चीज़ चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वॉज सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। जैसे क्लोरोफिल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब के बारे में आगे पढ़ना है। बेसिकली अभी इतना जान लीजिए कि जितने भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसमें प्लांट आता है, और प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो जीवित प्राणी। अभी तुम्हारा पेड़, तुम बोलोगे पेड़ भी जीवित है, पेड़ जीवित है, ठीक है। पेड़ भगवान है हम लोग के लिए। पेड़ पहली बात तो हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड करता है, और पेड़ हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पेड़ की पूजा करते रहिए हे भगवान, करते रहिए, सॉरी। अभी देखो, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्लोरोफिल। जितने भी ग्रीन प्लांट है, जितने भी ग्रीन प्लांट यानी कि हरे प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज भी है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमें ये 3 चीज़ों को कंप्लीट करना है, दैट वाज द क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमाटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, बिफोर वी स्टार्ट दिस ऑटोट्रोफिक, थोड़ा हेटरोट्रोफिक को भी समझते हैं, ठीक है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी कि हम, आप और सभी जीव जंतु प्राणी यानी कि एनिमल्स, हम सब क्या करते हैं? हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, राइट, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि कोई जानवर खा लेंगे, है ना, या तो कोई नॉनवेज खा लेंगे, या तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं, मतलब कि दोनों खा लेते हैं। तो तुम ये भी खा रहे हो, तुम वो भी खा रहे हो, तो तुम किसी को तो खा रहे हो, ठीक है। तुम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो, तो तुम डिपेंड हो, किस पर डिपेंड हो? किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो। या तो वो प्लांट हो सकता है, या तो वो एनिमल हो सकता है जो प्लांट खाता हो, ठीक है। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो होता है जो अपने पर डिपेंड नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। और तुम्हारा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी जो है उसका 3 अलग अलग टाइप होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ध्यान देंगे सब, इधर ध्यान दीजिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या क्या मैंने बोला? होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, बहुत अतरंगी नाम है लेकिन बहुत प्यारे हैं, ठीक है। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक यानी कि तुम जो खाना खाते हो, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उस खाने को, उस खाने के तरीके को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और हम सब कहाँ पे आते हैं? हेटरोट्रोफिक में आते हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफिक बोलते हैं। और हेटरोट्रोफिक में अभी आता है 3 अलग अलग प्रकार, जिसका पहला का नाम है होलोजोइक, सेकंड सेप्रोफिटिक एंड थर्ड पैरासिटिक। तो चलिए समझते हैं होलोजोइक क्या होता है। इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। क्या किया हमने? हम कैसे खाते हैं? तुम अभी सोचो, देखो ये इतना मस्त चैप्टर है, इतना मस्त चैप्टर है। तुम कैसे खाते हो? तो तुमको तो पता ही कैसे खाते हो, तो तुम्हारा तो एक टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो गया। मैं बताती हूँ तुमने क्या किया। टेक फूड डायरेक्टली, पहले खाना खा लिया तुम डायरेक्टली, खाना डायरेक्टली खा लिया, अरे ठीक है भैया, पका के तुम खा तो लिए, तुम्हारी बॉडी के तो अंदर गया खाना। अब तुम क्या करते हो? तुम अपने खाने को करते हो डाइजेस्ट, अपने खाने को क्या करते हो? डाइजेस्ट करते हो, और फिर क्या करते हो? उसको एब्जॉर्ब करते हो। अभी डाइजेस्ट होकर जाएगा किधर? एब्जॉर्ब तो करेगा ना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है तुम्हारा बॉडी, ठीक है। तुम्हारा बॉडी क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने से पहले और 2 काम करता है। सबसे पहले
टेक द फूड इनसाइड, डाइजेस्ट द फूड एंड देन एब्जॉर्ब द फूड। ये काम है तुम्हारा, और मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स इसी तरह खाना खाते हैं। ठीक है, तुम हो गए, कुछ लोअर एनिमल्स भी हो गए, जैसे कि कुछ प्रोटोजोअन्स हो गए। अब क्या होता है ये मैं बताती हूँ, समझो इधर ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इधर देखेंगे सब। अमीबा, अमीबा एक पैरामीशियम है, अमीबा एंड एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, एक सेल देख रहे हो, एक तुम्हारा बॉडी मल्टीपल सेल से बना है, तुम्हारा बॉडी मल्टीपल सेल से बना है। अमीबा एक सेल से बना है, फिर भी वो वैसे ही खाना खाता है, फिर भी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही है जो हमारा है। देख रहे हो तुम, मतलब हम इतने बड़े, हमने खाना खाया, हमने डाइजेस्ट किया, हमने एब्जॉर्ब किया, हमने एक्सक्रीट किया, इतने बड़े सेल से यानी कि इतने सारे सेल के साथ हमने खाना खा के डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब किया। लेकिन ये जो अमीबा है, कौन है ये जो अमीबा है, ये एक सेल का बना रहता है, और एक सेल का बनने के बाद भी ये सारा काम करता है, वो सारा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है जो करना चाहिए। ये खाना खाता है, खाना को डाइजेस्ट करता है, खाना को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर देता है। कौन करता है, एक सिंगल सेल। ठीक है, एक सिंगल सेल जो पानी में रहता है, जिसका नाम है अमीबा, और दूसरे सेल का नाम है पैरामीशियम। ये दोनों सिंगल सेल है, ये दोनों पानी में रहते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बर्ड्स हो गया, फिशेज हो गए, और ह्यूमंस हो गए, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो हो गए। हम भी क्या आते हैं, हम भी एनिमल्स नहीं आते सारे एनिमल। हवा में उड़ता हुआ पक्षी, पानी में तैरता हुआ मछली, या फिर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर हम सारे जानवर, सब क्या कौन सा न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के नोट्स बनाते हुए चलेंगे, हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर ऐसा मूवी की तरह मत चला के देखना इस वीडियो को, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम नोट्स भी बनाओ, क्योंकि नोट्स इज़ द थिंग जो तुमको आगे जाके काम आएगा। राइट, अभी पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो जीव जंतु जो सड़े गले खाने को अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाता है। सड़े गले खाने को, अभी तुम क्या कर देखते हो, इधर रखा था मैंने एप्पल इतने दिन से, वो रखा सड़ गया, वो कैसे सड़ रहा है, तो कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको खा रहा है। ठीक है, तो जो सड़ रहा है, कुछ गल रहा है, कुछ खराब हो रहा है, तो वो सब कुछ जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। हम हो गए होलोजोइक, जो सड़े गले खाने को अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो हो गए सैप्रोफिटिक। पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या बोल रहा है अंग्रेजी में, बहुत लंबे लंबे शब्दों के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो खाना सड़ रहा है, जो खाना गल रहा है, जो मर गया है खाना, उसमें अब जीवन नहीं बची, उस खाने को जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और अपना मोड ऑफ डाइजेशन, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को, मेरे बात ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से, वो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले खाने को खा के अपने पेट भरते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जिस टाइप के न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तुम कौन से न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हो, बिल्कुल सही, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आ गया। ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे सीक्रेट। अभी मेरे को ये बताओ, क्या ये जो सड़े गले खाने को खा रहे हैं, वो कैसे खा रहे हैं, कोई तो तरीका होगा खाने का। तो तुमने क्या देखा था होलोजोइक में, तुमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एक्सक्रीट किया। लेकिन ये ऐसा नहीं कहते, ये क्या करते हैं, खाना बाहर है, सड़ा हुआ है, अब उसको ये सड़ाते हैं, और इतना सड़ाते हैं, इतना तोड़ते हैं कि ये इनको खा पाए। तो तुम बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम खाने को खाते हो, तुम्हारा खाना अंदर डाइजेस्ट होता है, तुम अच्छा एकदम बिल्कुल न्यूट्रिटिव फूड लेते हो, उसको खाते हो, और वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। लेकिन सैप्रोफिटिक में क्या होता है, खाना को बाहर डाइजेस्ट किया जाता है। तुम्हारे खाने को किधर डाइजेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारे नहीं, वो जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन ऑर्गेनिजम्स है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं डाइजेस्ट, ध्यान देना इधर, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी। वो अपने बॉडी से, तुम्हारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है आगे पढ़ेंगे हम। तुम्हारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है जो तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने का बोले तो तोड़ना बस, डाइजेस्ट और एब्जॉर्प्शन अलग होता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट कैसे करती है, तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट ऐसे करती है कि तुम्हारा जो खाना होता है वो शरीर के अंदर जाता है, फिर पेट में, फिर कहीं से कुछ एंजाइम्स रिलीज होता है और तुम्हारे खाने को तोड़ते हैं बहुत छोटा। तो कहीं ना कहीं एंजाइम डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है वो खाने को अंदर लेके नहीं तोड़ते, वो जो एंजाइम है जो खाने को तोड़ते हैं वो बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, अपना जो केमिकल है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो बाहर रिलीज कर रहे हैं, उस खाने को दे रहे हैं वो एंजाइम। अब वो खाना तुम्हारा इतना टूट जा रहा है कि वो खाना टोटली डाइजेस्ट हो चुका है। अभी डाइजेशन का मतलब ये है कि खाना इतना छोटा हो गया कि अब वो तुम्हारी बॉडी उस खाने को एब्जॉर्ब कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अपने बाहर एंजाइम रिलीज करता है, अपने बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करता है, उस खाने को डाइजेस्ट करता है, किधर, बॉडी के
बाहर डाइजेस्ट करते हैं। जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो उस खाने को खा के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खा के डाइजेस्ट नहीं करते, डाइजेस्ट हो गया बाहर, अब उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन एब्जॉर्ब द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स बोले तो वो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका था बाहर, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। कौन करता है ये? तुम्हारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देख लेंगे, मशरूम, सड़ा वड़ा जो पेड़ होता है या फिर कहीं कुछ फफूंदी वगैरह लग जाता है, वहाँ पे देखोगे कि छोटा सा मशरूम उग जाता है, चिड़चिड़ा, ठीक है। तो वो सड़ा चीज़ में क्यों उगता है? क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये वहीं पे जिंदा रह पाएगा जहाँ पे उसको सड़ा वड़ा चीज़ में खाने को मिलेगा। तुम कहाँ पे जिंदा हो? जहाँ पे तुमको हर कुछ अच्छे से खाने को मिल रहा है, तुम जहाँ पे खा पी के जी पा रहे हो, तुम वहीं पे जिंदा रहोगे। उसी तरह मशरूम को खा पी के कहाँ जीना है? उसको सड़ा हुआ चीज़ चाहिए, गला हुआ चीज़ चाहिए। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में जाता है वो और उसको बाहर जाके सड़ाता है, बाहर जाके डाइजेस्ट करता है एंड देन एब्जॉर्ब करके उसको अपना एनर्जी बना लेता है। ब्रेड मोल्ड तुमने देखा होगा, राइजोपस, ब्रेड ये सब में लग जाता है। ईस्ट, ये सब जो है, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया एंड ईस्ट हो गए, ये सारे तुम्हारे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी ये देखो, ये जो न्यूट्रिशन है पैरासिटिक, इतना डबल स्टैंडर्ड है, ये इतना डबल स्टैंडर्ड है कि क्या बताऊँ। यानी कि ये अपना कोई एंजाइम रिलीज नहीं कर रहा है, ये कोई अपना खाना ऐसा बाहर लेके खा भी नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, तुम बना रहे हो अपना खाना, मस्त इतना मेहनत किया तुमने, ठीक है। या फिर मान लो फॉर एन एग्जांपल, प्लांट ने एकदम मेहनत किया, अच्छा प्लांट छोड़ो, तुमने इतना मेहनत करके खाना खाया, तुम्हारे बॉडी में गया न्यूट्रिशन और तुम्हारा बॉडी बनाएगा उससे एनर्जी। लेकिन ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये पैरासाइट्स जो होते हैं, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक वैसे ऑर्गेनिज्म में जाके चिपक जाते हैं जो अपना खाना खुद बना लेता है। मतलब कि जो अपना खाना बना रहा है, भले वो सेप्रोफिटिक हो, भले वो होलोजोइक हो, जो अपना खाना बहुत मेहनत से खून पसीना एक करके कैसे तो करके बना रहा है, ये जाता है उस पर चिपकता है और उसका जो बनाया हुआ खाना है, उसका जो न्यूट्रिशन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम्हारे लाइफ में भी बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी कमाई या फिर, सही समझ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स की कमाई पर जीते होंगे। थोड़ा रिलेटेबल हो गया सर, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है पैरासाइट। मूवी भी है एक, देख लेना, नहीं देखना पढ़ो इधर। obtain food from a living organism which we call the host, usually harming the host। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। obtain फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। मतलब कि जिधर पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म पे जाके हमला कर रहे हैं, हमला करने का मतलब क्या हो गया, कोई अपना न्यूट्रिशन बना के बैठा हुआ है और तुम उसका न्यूट्रिशन छीन लोगे चोरों की तरह, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम उस पर हमला ही कर रहे हो ना। तो जिस पे तुम हमला कर रहे हो वो हो गया होस्ट, और जो हमला कर रहा है वो हो गया तुम्हारा पैरासाइट। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बना के बैठे हैं, उस खाने को जाके अगर तुम्हारा पैरासाइट खा रहा है तो उसको होस्ट बोलते हैं। और यूजुअली होस्ट हार्म भी करता है, लेकिन पैरासाइट जो होते हैं उसको इतना ही हार्म करते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिज्म को। यानी कि तुम्हारा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो इसका उतना न्यूट्रिशन नहीं ले लेते कि वो पूरा मर जाए, ये इतना ही न्यूट्रिशन, इतना ही उसका खून चूसते हैं जितना वो जिंदा रहे, क्योंकि जिंदा रहना ज़रूरी है ना इस वाले ऑर्गेनिज्म को। अगर ये जिंदा ही नहीं रहेगा तो ये न्यूट्रिशन अपना लिए कैसे बनाएगा। तो ये जो तुम्हारे पैरासाइट्स होते हैं वो तब उतना ही भर जिंदा रहने देते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिज्म को कि ऑर्गेनिज्म अपने लिए कुछ तो न्यूट्रिशन बनाता रहे, जिसके वजह से तुम्हारा जो पैरासाइट है उसे उस न्यूट्रिशन को चूस के जिंदा रह पाए। समझ गए। तो पूरी तरह नहीं मारता, लेकिन इतना हार्म पहुंचा देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। वो होस्ट जो है, वो जो न्यूट्रिशन, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ योर पैरासाइट नॉट यूज। एग्जाम्पल्स ले लो, कैस कटा हो गया, आमर बेल, ठीक है, टेप वॉर्म्स हो गए, लाइस हो गया और लीच हो गया। लीच तुमने देखा होगा मूवीज़ में, जो अमेजोन वाली जो मूवीज़ रहते हैं उसमें देखते होगे कि ऐसा कोई नॉर्मली चल रहा है, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन जब उसका ऐसा हाथ में या फिर पैर में किधर देखा गया तो उधर बहुत सारे लीचेस काले 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 चिपके हुए थे और वो क्या करते थे, खून चूस रहे थे। वो भी एक टाइप ऑफ पैरासाइट्स है, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को चूसना एक पैरासाइट का काम होता है। तो कभी भी लाइफ में पैरासाइट ना बने, अपना काम खुद करे, होलोजोइक बने, सेप्रोफिटिक बने और सबसे मस्त ऑटोट्रोफिक बन सकते हैं, तो एकदम झकास है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मेरे साथ रिवाइज करेंगे साथ के साथ। पहला था होलोजोइक, दूसरा था सेप्रोफिटिक और तीसरा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में हम तुम क्या करते थे, खाना को अंदर डालते थे, अंदर खाने को डाइजेस्ट करते थे और फिर एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट आउट कर देते थे, क्या वेस्ट प्रोडक्ट कर देते थे। दूसरे नंबर में आता है पैरासाइट। पैरासाइट बस इतना क्या करता है, सड़े गले खाने को अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाता है। कैसे बनाता है, अपने बाहर खाने को तोड़ता है। तुम क्या करते थे, अपने अंदर खाने को डाइजेस्ट करते थे। सेप्रोफिटिक अपने बाहर खाने को डाइजेस्ट करता है। कैसे करता है, एंजाइम बाहर रिलीज करता है, वो एंजाइम बाहर रिलीज करता है जो तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करेंगे, और जब तुम्हारा बाहर खाना डाइजेस्ट हो जाता है देन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड नंबर समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। और थर्ड में देखते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाते हैं और उसका न्यूट्रिशन
उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो ऑर्गेनिज्म है, जो तुम्हारा होस्ट है, उसको थोड़ा तकलीफ भी होता है, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बच के रहिए पैरासिटिक लोगों से और पैरासिटिक बनने से भी बचिए, क्योंकि पैरासाइट तभी तक अपने जीवन को चला पाएंगे जब तक सामने वाला जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है वो जीवित है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैस्कड हो गया, टेपवर्म हो गया, लीस हो गया और लीच हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। लेट्स बैक टू द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और चलिए कंप्लीट करते हैं हमारे प्लांट कैसे खुद से खाना बनाता है, क्योंकि इस चैप्टर के जो हीरो है, इस चैप्टर के जो मेन हीरो है, इस टॉपिक के जो मेन हीरो है वो आपके प्लांट ही है, क्योंकि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो क्या आपको याद है कि मैंने क्या बताया था? ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है इसमें मैंने को 3 टॉपिक को कंप्लीट करना है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमाटा। एंड ये ऑटोट्रोफिक का पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब भैया क्लोरोफिल क्या होता है, बिल्कुल ध्यान देंगे। क्लोरोफिल क्या होता है, बिल्कुल ध्यान देंगे। इन द प्लांट सेल, अभी देखो जो प्लांट सेल है, जो तुम्हारा प्लांट सेल है, प्लांट के सेल में, या फिर अगर मैं बात करूँ कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में या फिर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि सेल का जो फंक्शन है, यानी कि सेल का क्या काम है, सेल उसी तरह से बने हुए रहते हैं। यानी कि बस एक प्लांट में देखा जाए तो एक टिपिकल टाइप के सेल्स नहीं प्रेजेंट है, प्लांट में बहुत सारे काम हो रहे हैं। प्लांट खाना खा रहा है, प्लांट डाइजेस्ट कर रहा है खाने को, प्लांट भी एनर्जी बनाता है, राइट। तो इतना सारा काम कर रहा है प्लांट। तो प्लांट का जो काम है, प्लांट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये जो क्लोरोफिल, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं बताती हूँ। लेकिन इससे पहले जान लेंगे कि जिस सेल से प्लांट अपना खाना बनाता है उस सेल का नाम होता है मीजोफिल। कौन सा? सेल में बहुत सारे, प्लांट सेल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में से किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मीजोफिल की बात कर रहे हैं। इन प्लांट सेल, कौन सा सेल? मीजोफिल सेल। देयर इज अ ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट बोले तो तुम्हारा लीफ है, तुम्हारे लीफ में प्रेजेंट होता है। क्यों तुम्हारे लीफ में प्रेजेंट होता है? जहाँ जहाँ भी तुम्हारे प्लांट्स, तुम्हारा जो प्लांट है, जहाँ जहाँ वो हरा है। हरा कैसे है? क्योंकि तुम्हारे जो प्लांट है वो, तुम्हारा जो प्लांट है वो हरा है। हरा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे प्लांट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, राइट। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। और वो कहाँ पाया जाता है? मीजोफिल सेल में पाया जाता है। मीजोफिल सेल में ग्रीन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट नहीं, ग्रीन स्ट्रक्चर पाया जाता है। पिगमेंट कलर हो गया, स्ट्रक्चर एक ढांचा हो गया। एक ग्रीन हरा 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 स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। विच कंटेन, कौन कंटेन करते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट है, जो तुम्हारे मीजोफिल सेल में जो ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो तुम्हारे मीजोफिल सेल में जो ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? तुम्हारे प्लांट है, तुम्हारे प्लांट में जहाँ जहाँ ग्रीन प्लांट है, बात करते हैं तुम्हारे पत्ते की। तुम्हारा जो पत्ता है हरा हरा, तुम्हारा पत्ता किस सेल से बना है? मीजोफिल सेल से बना है। तुम्हारा पत्ता किस सेल से बना है? मीजोफिल सेल से बना है। अब उस पत्ते के अंदर क्या आपको पता है कि सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं? सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसमें एक हरा हरा ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ऑर्गेनल क्या होता है, सेल क्या होता है, इतना तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर भी सुन लो। तुम्हारा जो सेल होता है ना, क्या होता है? तुम्हारा सेल होता है, क्या होता है? सेल होता है, कोशिका होते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं। वो सब सामान क्या करते हैं? तुम्हारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में काम करते हैं। मल्टीपल सेल काम करके तुम्हारे एक लाइफ प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं। तो तुम्हारा जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स यानी तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है जिसका नाम है कोशिका, जिसका नाम है सेल, सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनल कहते हैं। उस ऑर्गेनल में से एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। उस ऑर्गेनल में से एक जो ऑर्गेनल होता है हरा हरा दिखता है, उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ पे देखेंगे सब लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सब लोग ध्यान से। जैसे कि पहले हो गया लीफ, अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि क्लोरोफिल का जो लोकेशन है वो कहाँ पे आता है। ध्यान देंगे सब। ये हो गया तुम्हारा ग्रीन लीफ, राइट। दिस इज योर लीफ। ये तुम्हारा एक ऑर्गन हो गया। अब ये जो लीफ है इसमें एक सेल पाया जाता है, मीजोफिल सेल। तो लेट मी ड्रॉ द प्लांट सेल फर्स्ट। ये तुम्हारा सेल हो गया और ये तुम्हारा सेल का सेल वॉल हो गया। अंदर एक न्यूक्लियस हो गया और भी कुछ। तुम्हारे सेल में जो ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। ये तुम्हारे लीफ हो गया। लीफ किससे बना है? तुम्हारे मीजोफिल सेल में बना है। मीजोफिल सेल में जो ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस ग्रीन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसको मैंने जूम इन किया है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, राइट।
क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट था तुम्हारे मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल कहाँ से आया? वो एक प्लांट सेल का पार्ट है। तो मीजोफिल सेल जो तुम्हारा प्लांट सेल है उसका एक पार्ट है। मीजोफिल सेल में जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट आता है, घेरा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और थाइलाकॉइड्स होता है। यानी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको जूम इन करूँ, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को। बहुत सारे सिक्के का ऐसा पहाड़ बना हुआ, सिक्के की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, क्या आपको वो दिख रही है? ठीक है, तो इस कंप्लीट ये जो तुम्हारी बिल्डिंग है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। अब ये जो बिल्डिंग में से अगर एक फ्लोर निकाल दूं, या फिर इस कॉइन के ढेर में से अगर मैं एक कॉइन को बाहर निकालूं, तो ये है मेरा थाइलाकॉइड्स। क्या है? थाइलाकॉइड्स। अब थाइलाकॉइड्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि थाइलाकॉइड्स की जो आउटर लाइनिंग है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा प्यारा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये है हमारा थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड्स का जो आउटर लाइनिंग है, क्या है? थाइलाकॉइड्स की जो आउटर लाइनिंग है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा ग्रीन पिगमेंट, हरा जो रंग का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, दैट वॉज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन पिगमेंट है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। फिर से देखते हैं, तुम्हारे लीफ है, लीफ ग्रीन होते हैं, और ये जो लीफ है वो कौन से सेल से बना हुआ रहता है? प्लांट सेल से, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट सेल से बना हुआ रहेगा। अभी प्लांट सेल में भी कौन सा सेल? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेना और थाइलाकॉइड्स, मल्टीपल थाइलाकॉइड से मिलकर एक ग्रेना बनता है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दैट वाज ग्रेना। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, उसको कहते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड की जो आप आउटर लाइनिंग देखेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है मेरा क्लोरोफिल। बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि क्लोरोफिल का लोकेशन किधर है, तुम्हारे एक लीफ में या फिर किसी प्लांट सेल में। अभी क्लोरोफिल के बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं, ये अभी आगे जानेंगे। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्लोरोफिल के पास एक बहुत बड़ा क्षमता होता है। ठीक है, ये उतार लेना, नोट कर लिया, ये देख लो एक बार। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एक बहुत बड़ा रोल कैसे प्ले करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या कहता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, कौन सा प्लांट? ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे कि हमको पता है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमें पूरे ग्रीन प्लांट के बारे में पढ़ना है। हर एक हरे प्लांट, जितना भी ग्रीन प्लांट होता है, सब अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, तो खुद से बनाने का मतलब क्या है? प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है? ग्रीन प्लांट प्रिपेयर कर रहा है। किस चीज़ का यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से ही हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए और क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। आ गया हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्यों? क्योंकि जो सनलाइट तुम्हारे प्लांट पे पड़ रही है, राइट, सनलाइट देख लो, सनलाइट किधर पड़ रही है? तुम्हारे प्लांट पे पड़ रही है, एकदम चमक रहा है तुम्हारा प्लांट। तो सनलाइट प्लांट में पड़ने से क्यों प्लांट खाना बना रहा है? सनलाइट तो तुम में भी पड़ती है, तुम भी जाओ धूप में खड़े हो जाओ, तुम बना लोगे क्या अपना खाना? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पा रहे? धूप जितना तुम्हारा प्लांट ले रहा है उतना तो तुम भी ले रहे हो, लेकिन प्लांट अपना खाना बना ले रहा है धूप से, लेकिन तुम नहीं बना पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट के पास प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? तुम्हारे सनलाइट को ट्रैप करता है। तुम्हारा स्किन सनलाइट को ट्रैप नहीं करता। तुम जाओगे धूप में तो तुम क्या हो जाओगे? तुम टैन हो जाओगे, तुम्हारा स्किन जो है टैन हो जाएगा। तुम क्या कर पाओगे? तुम धूप में जाके ऐसे खड़े होगे कि नहीं प्लांट तो बनाता है खाना, मैं भी कैसे तो बनाऊंगा? तुम नहीं बना सकते, तुम काले होके हो जाओगे। फिर मम्मी बोलेगी मेरा बेटा काला हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा बॉडी सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के पास कोई ग्रीन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। वही ग्रीन पिगमेंट जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ग्रीन पिगमेंट जो किधर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल के सेल में। क्लोरोफिल के सेल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल के सेल में ग्रीन पिगमेंट मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल रहता है? ग्रीन स्ट्रक्चर रहता है। ग्रीन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स थे, हमने पढ़ा था ना, ग्रेना और थाइलाकॉइड्स। ग्रेना मल्टीपल थाइलाकॉइड से मिलकर ग्रेना बनता है, और एक थाइलाकॉइड का आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, तो तुम इस हिसाब से देख सकते हो कितने नंबर ऑफ क्लोरोफिल हमारे एक प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से जो हमारा ग्रीन प्लांट है वो एक सनलाइट को ट्रैप करता है। तो अभी ग्रीन प्लांट हमारे सनलाइट को ट्रैप किया, हमारे ग्रीन प्लांट ने हमारे ग्रीन पिगमेंट ने सनलाइट को ट्रैप किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इसने अपने खाने को बना लिया। चलिए देखते हैं कैसे बनाता है। ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, किधर गया? हाँ, ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा हमारा वाटर। अभी इसका प्रोसेस कैसे होता है समझते हैं। पहले समझते क्या होता है। अभी देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है, किधर से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, किधर से आता है तुम्हारा वाटर, ये समझते हैं। क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, जब से तुमने होश संभाला होगा तब से तुम सुनते आए होगे फोटोसिंथेसिस। किसी तो दूर में किसी कॉर्नर में एक बच्चा बैठ के फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ ही रहा होगा, और तुमने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। इसके बारे में सुना होगा, लेकिन कभी समझने की क्या कोशिश की आपने? अगर
समझने की कोशिश की है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक जानते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, क्योंकि अभी तुम ही देख लो, तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड हो और प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नॉट फॉर ओनली प्लांट, ऑल्सो फॉर अस। प्लांट अपना खाना बना रहा है, प्लांट किसी जानवर को खा रहा है, हम उस जानवर को खा रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड है और प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है वो भी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो समस्या अभी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये है तुम्हारा ग्रीन प्लांट। क्या है तुम्हारा ग्रीन प्लांट? अभी ग्रीन प्लांट में क्या पड़ रहा है? सनलाइट पड़ रहा है। ग्रीन प्लांट में सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हारा सनलाइट है। लेकिन सनलाइट ट्रैप कौन कर रहा है? सनलाइट ट्रैप कर रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है ना, ये क्लोरोफिल होता है। अभी देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कि इन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किधर से आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। किधर प्रेजेंट रहता है? तुम्हारा जो वातावरण है, तुम्हारा जो एयर है, उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तुम्हारा प्लांट ले लेता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से ले रहा है? तुम्हारे एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है? CO2। किधर से ले रहा है? तुम्हारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर किधर से ले रहा है? रूट से ले रहा है। रूट से क्या ले रहा है? वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर रूट से तुम्हारा H2O आया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट ट्रैप कर लिया क्लोरोफिल ने, और फिर तुम्हारा जो प्लांट है वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन खाना बनाना स्टार्ट करने से पहले का प्रोसेस है, ये 4 चीज़ ऐसे इसेंशियल थिंग्स है जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए चाहिए ये मसाला, वो मसाला, ये सब्जी, वो सब्जी, तो ये सब सब्जी तो चाहिए, लेकिन ये सब्जी को बनाने के लिए एक टेक्निक भी चाहिए होता है। ये सब्जी एंड में 4 अलग अलग तरह का मसाला, 4 अलग अलग तरह का सब्जी मिलके एक कुछ अलग टाइप का डिश बन जाता है, राइट। तो ये बहुत सारा अलग अलग चीज़ मिलके तुम्हारा जो खाना बना रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे इंग्रेडिएंट है, जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में तुम्हारे एनर्जी को, तुम्हारे फूड को बनाने के लिए चाहिए, ये 4 इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, पहला हो गया एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से वाटर, सनलाइट ट्रैप करने के लिए चाहिए क्लोरोफिल, राइट। ये चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस से पहले का। ठीक है, ये प्रोसेस से पहले का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर कहाँ से आया? रूट से आया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया? एटमॉस्फेयर से आ गया। सनलाइट पड़ी तुम्हारे प्लांट में, लेकिन प्लांट ने सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल की वजह से एब्जॉर्ब किया। अब तुम्हारा जो प्लांट है वो फूड बना लेता है, दैट वाज कॉल्ड ग्लूकोज, C6H12O6। दिस इज द फुल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। साथ के साथ बनाता है पानी और ऑक्सीजन जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो जाता है। तुम्हारे प्लांट ने खाना बना लिया, इस खाने का ये यूटिलाइज करेगा। वाटर बना लिया, प्लांट वाटर को यूज करेगा। ऑक्सीजन ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, इसको बाहर रिलीज कर देगा, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो हम इनहेल कर लेते हैं, राइट। समझ में आ गया? खाने में क्या बनाता है? द फूड प्रिपेयर्ड इज ग्लूकोज। फूड प्रिपेयर्ड इज ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हमको। ठीक है, हम भी ग्लूकोज लेते हैं, कैसे लेते हैं हम आगे पढ़ेंगे। जो ग्लूकोज है एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, विच स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टार मार्किंग कर ले बिल्कुल, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है लगभग हर साल, स्टार्च वाला टॉपिक। क्या यहाँ पे बोल रहा है? तुम्हारा प्लांट ग्लूकोज तो बना लिया, तुम्हारा प्लांट ग्लूकोज बना लिया, कैसे बना लिया फिर से देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से H2O, रूट से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को ट्रैप किया, तुम्हारा खाना बना लिया, C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज को वो स्टोर करके रखेगा। अभी तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है, क्या तुरंत तुम सब खा लेते हो रोटी? नहीं, शाम को भी खा लेते हो, थोड़ा देर बाद भी खाते हो। तुम एक कंटेनर में किधर तो स्टोर करके रखते हो ना रोटी। ठीक है, तो तुम्हारा जो ग्लूकोज जहाँ पे स्टोर रहता है, उस पूरे कंटेनर के साथ जहाँ पे ग्लूकोज तुम्हारा स्टोर है, उसको क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो तुम्हारे स्टार्च स्टोर है कहाँ? ग्लूकोज। ग्लूकोज जिस फॉर्म में स्टोर रहता है उसे स्टार्च कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन O2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन किधर रिलीज हो जाता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये प्रोसेस इस तरह ही नहीं होता है। अभी तुम ही देख लो, यहाँ पे वाटर कहाँ से आया, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आया, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या यहाँ पे बोल रहा है? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो तुम्हारा जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सबसे पहले तो पहला यही काम है कि तुम्हारा जो प्लांट है वो सनलाइट के थ्रू क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को ट्रैप करे, बेसिकली एब्जॉर्ब करे। ठीक है, फिर सेकंड में स्टेप 2 क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अभी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी तुम ही सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया,
वाटर हमने लिया, लेकिन सनलाइट क्यों ट्रैप कर रहे हैं हम लोग? सनलाइट का आखिर काम क्या है? सनलाइट आखिर कर क्या रहा है? तो सनलाइट क्या कर रहा है, ध्यान देना। सनलाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ गया तुम्हारा CO2 एंड H2O। अभी यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या कहते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में या फिर किसी भी केमिकल फार्मूला में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन, और यहाँ पे होगा रिडक्शन, यानी कि इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से तोड़ना है। हाइड्रोजन के इधर मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है इसको यहाँ से तोड़ना है और इसको ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा सनलाइट के हेल्प से, ठीक है। इसलिए हम सनलाइट को ट्रैप करते हैं, इसलिए हमारे प्लांट को क्लोरोफिल की जरूरत है। क्लोरोफिल की जरूरत है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी सनलाइट से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो रहे हैं। वाटर के इसमें क्या पड़ा, इसमें पड़ा तुम्हारा सनलाइट। अभी लाइट एनर्जी से तुम्हारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लाइट एनर्जी पड़ी किधर पड़ी, वाटर के मॉलिक्यूल्स पे, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो गया ऐसे, ठीक है। O2 और H2 अलग अलग हो गए। तो इसमें से जो हाइड्रोजन है वो किस में जाके ऐड हो जाता है, तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड में। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल टूट रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल एनर्जी के बाद जो थर्ड प्रोसेस है, यहाँ पे देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मेरा सनलाइट पड़ा, वाटर स्प्लिट हो गया है, बस वाटर स्प्लिट हुआ है, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तुम्हारा वाटर स्प्लिट हो गया है। लेकिन अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड क्या होगा, हाइड्रोजन। क्यों ऐड होगा, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए, विच आर स्टोर्ड एज स्टार्च। जो ग्लूकोज बाद में स्टार्च में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, पहला प्रोसेस ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है मेरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फर्स्ट प्रोसेस हो गया सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सेकंड प्रोसेस क्या हो गया, सेकंड प्रोसेस हो गया लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलना। ये हो गया तुम्हारा सेकंड प्रोसेस, ये हो गया तुम्हारा सेकंड प्रोसेस। थर्ड क्या प्रोसेस हो गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी कॉल द रिडक्शन। ये तुम्हारा थर्ड प्रोसेस हो गया। और ये तीन प्रोसेस मिलकर तुम्हारे फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब किया, सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोजन किस में जाके ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एंड लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक विच वी कॉल्ड स्टोमाटा। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है, जो पत्तों में छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। ईच स्टोमाटा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस है उसमें एक गैस तुम्हारा प्लांट सेल के अंदर आता है विच वी कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अंदर से रूट से तुम्हारा वाटर आ रहा है, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये अंदर बाहर हो कहाँ से रहा है, कोई तो जगह होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो छेद होगा, कोई तो दरवाजा होगा इसके लिए। तो उसी दरवाजे का नाम, जहाँ से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट विच वी कॉल द ऑक्सीजन, वो बाहर जा रहा है, उस दरवाजे का नाम है, उस छेद का नाम है बेसिकली स्टोमाटा। तो स्टोमाटा एक टाइनी पोर होता है, यानी कि वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तुम्हारे पत्तों में प्रेजेंट होता है, राइट। और वो क्या काम करता है, तुम्हारे गैसेस को एक्सचेंज करने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है। ईच स्टोमाटा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्या करते हैं आगे देखेंगे, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अभी सारा टाइम तुम्हारा स्टोमाटा खुला नहीं रहता। जब स्टोमाटा को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो वो खुलता है, जब तुम्हारा स्टोमाटा को ऑक्सीजन रिलीज करना है तब वो खुलता है, अदरवाइज तुम्हारा स्टोमाटा बंद रहता है। तो ये खुलना और बंद होना कौन गार्ड कर रहा है, इसको गार्ड सेल्स गार्ड करते हैं। तुम्हारा जो स्टोमाटा है वो ओपन और क्लोज इसको जो गार्ड कर रहा है, यानी कि तुम कब खुलोगे, तुम कब बंद होगे, ये किसके थ्रू चल रहा है, कौन इसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल गार्ड करता है स्टोमाटा को ओपन और क्लोज होने में, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ये यहाँ पे उल्टा नाम है, थोड़ा सा गड़बड़ी, ठीक है। तो ये है ओपन स्टोमाटा, ये है क्लोज स्टोमाटा। लेकिन अब स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होता है ये देखते हैं। जब भी तुम्हारे गार्ड सेल्स के अंदर पानी घुसता है, पानी यानी कि H2O, ये तुम्हारे गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये ओपन स्टोमाटा, यानी कि स्टोमाटा बेसिकली क्या होता है, एक टाइनी पोर होता है, यानी कि ये जो बीच का जो जगह है ना, ये जो बीच का जो जगह है, जो बीच का जगह है बेसिकली यही तुम्हारा पोर होता है,
ये जो बीच का जगह है ये तुम्हारा टाइनी पोर होता है, जिसके वजह से तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाता है। लेकिन ये बंद और खुलता है किसकी वजह से? अभी देखो ये खुला हुआ है, अभी यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है और यहाँ पे खुला हुआ है। तो किसकी वजह से होता है? गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स क्या है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गार्ड सेल्स है। ये दोनों जो बीन्स स्ट्रक्चर्स के जो तुम बीन्स शेप के जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो उसको बोलते हैं गार्ड सेल। जो बीन्स शेप के जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं गार्ड सेल। अब गार्ड सेल खुलता और बंद कैसे होता है? ये खुलता और बंद एक फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। अंदर आता है H2O, क्या आता है? वाटर। जब भी किसी गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो गार्ड सेल जो होता है वो टर्जिड हो जाता है। यानी कि गार्ड सेल की अगर उसको इमेजिन किया जाए तो ऐसे इमेजिन करो कि दो बलून है जिसके अंदर में हवा नहीं है, या फिर दो बलून ऐसे पास पास में लटके हुए जिसके अंदर पानी नहीं भरा, ठीक है, तो वो क्लोज है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ मैं। ठीक है, दो बलून है, राइट, ठीक है, ये दो लंबे लंबे बलून्स हैं, ये इस तरह बस लगे हुए हैं, ये क्लोज है, इसके अंदर पानी है क्या? नहीं है। मतलब जैसे देखा जाता है कि अगर बलून के अंदर पानी आ गया तो बलून तो फूल के और बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये खुल क्यों जाता है? क्यों खुल जाता है? क्योंकि बलून का जो इनर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा टर्जिड होता है। टर्जिड यानी टाइट होता है। यानी कि जब इसके अंदर पानी भरता है तो क्या होता है? जब इसके अंदर वाटर एंटर करता है तो ये फ्लैसिड, जब इसके अंदर वाटर एंटर करता है तो ये फूल जाते हैं, राइट, और फूल के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, इस बलून का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, कुछ बीन शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जब इसके अंदर पानी आता है तो ये फूल जाता है और बीच में तुम्हारा जो स्टोमाटा होता है वो ओपन हो जाता है। तो पानी एंटर होता है तुम्हारे गार्ड सेल्स में, और जब गार्ड सेल्स में पानी आता है तो तुम्हारे गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन स्टोमाटा के बारे में यहाँ पे देखो, व्हेन द वाटर एंटर्स टू द गार्ड सेल्स द सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड यानी कि तुम्हारा जो गार्ड सेल्स है उसका जो आउटर लाइनिंग है वो बहुत टाइट हो जाता है। टाइट होने के कारण कड़ा होकर वो उसके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सोलन टर्जिड होने के बाद तुम्हारा जो गार्ड सेल्स है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं। क्लोज स्टोमाटा में क्या होता है? व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी बाहर जाता है, अभी पानी इसके अंदर आया है, ठीक है, पानी जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आया है। क्या आया है गार्ड सेल्स के अंदर? वाटर। गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जब एंटर करता है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स के जब बाहर वाटर जाता है, गार्ड सेल्स के जब बाहर वाटर जाता है तो तुम्हारा गार्ड सेल्स क्लोज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बाहर की जो स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स तुम्हारे गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एपिडर्मल सेल्स तुम्हारे गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हारे गार्ड सेल्स गार्ड करते हैं तुम्हारे स्टोमाटा को खुलने या बंद होने में। ये तुम्हारे गार्ड सेल्स है। जैसे कि सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर वैक्यूल होगा, और ये तुम्हारे बीच में आ गया स्टोमाटल पोर। सेल के अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है। यानी कि गार्ड सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे भी सनलाइट भी ट्रैप हो रहा है। गार्ड सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो कहीं ना कहीं गार्ड सेल्स भी सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टोमाटा क्या होता है, ओपन स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज स्टोमाटा क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर समझते हैं, जब भी किसी गार्ड सेल, अब गार्ड सेल क्या होता है, स्टोमाटा के बाहर बीन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। वो बीन शेप के स्ट्रक्चर में जब पानी एंटर करता है तो वो टर्जिड होकर फूल जाता है, और जब वो फूल जाता है तो उसके अंदर पानी जब वो फूल जाता है तो तुम्हारा स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाता है। स्टोमाटा ओपन हो जाता है तो क्या होता है, तुम्हारा जो ऑक्सीजन है, तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब अंदर बाहर जा सकता है। दरवाजा खुल गया तो अब चीज़ें अंदर बाहर जाएंगी, लेकिन दरवाजा खुल ही इसलिए रहा है कि तुम्हारी चीज़ों को अंदर बाहर जाना है। तो बेसिकली ये वाटर कैसे एंटर होता है, वो एक फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो सेल होता है वो तुम्हारा गार्ड सेल को तुम्हारे गार्ड सेल्स को बोलती है कि अब मेरे को खुलने का टाइम हो गया, तो तुम्हारा जो बाहर का जो एपिडर्मल सेल है वहाँ से वाटर एंटर करने लगता है तुम्हारे गार्ड सेल में, एंड देन तुम्हारा गार्ड सेल ओपन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो इसके फंक्शंस जो है तुम्हारे एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम्स में आता है कि क्या फंक्शन होता है स्टोमाटा का। तो देयर इज 2 फंक्शंस ऑफ द स्टोमाटा विच इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस का एक्सचेंज कौन कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, अंदर बाहर दोनों जाते हैं। रिस्पिरेशन में हम लोग आगे देखेंगे कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर आ रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, रिस्पिरेशन में अंदर से बाहर भी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट अभी के लिए यही जानते हैं कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। तो स्टोमाटा अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर से कोई भी ऑक्सीजन अंदर आएगा, फिर अंदर से कोई भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएगा, इसके बीच में स्टोमाटा ही है जो अलाउ करता है गैसेस को आर पार होने में। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, करीब 3 से 4 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अब इसको देखो, पहला पॉइंट बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वजह से, फोटोसिंथेसिस के लिए तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ रहा है? स्टोमाटा से अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करता है, फोटोसिंथेसिस में जो तुम्हारा O2 है वो रिलीज होता है। लेकिन थर्ड पॉइंट को ध्यान देना, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एंटर, ऑक्सीजन भी अंदर आता है, बस ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन भी अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बस अंदर ही नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाता है। लेकिन ये दोनों चीज अपोजिट कब हो जाता है? रिस्पिरेशन में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि दोनों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, बट रिस्पिरेशन में ये चीज अपोजिट हो जाता है। सेकंड टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बेसिकली ये होता है, तुमने पढ़ा होगा एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस, तालाब ले लो, पानी ले लो, कटोरा ले लो, गिलास ले लो, किसी में भी अगर पानी है वो अगर गर्मी की वजह से, धूप की वजह से एवापोरेट हो जा रही है, भाप बन के उड़ जा रहा है, दैट वाज कॉल्ड एवापोरेशन। यानी कि किसी भी सरफेस से अगर पानी भाप बन के उड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा एपिकल पार्ट ऑफ द लीफ, यानी कि तुम्हारी लीफ के अपर मोस्ट पार्ट से अगर पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, वो तुम्हारा हो गया ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन नन अदर देन टोटली सेम एज लाइक द एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या हो रहा है? किसी भी सरफेस से पानी एवापोरेट हो जा रहा है। ट्रांसपिरेशन में लीफ से पानी एवापोरेट, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की वजह से, वाटर वेपर के फॉर्म में पानी लॉस हो जा रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल यानी कि अपर मोस्ट पार्ट। एरियल मतलब क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ को क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट मेनली थ्रू द स्टोमाटा। अभी देखो स्टोमाटा में क्यों ये फंक्शंस दिया हुआ है? तुम्हारा पानी बाहर जा रहा है या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, तो किसकी वजह से बाहर जा रहा है? तुम्हारा कोई तो जगह होगा, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक पतीली में तुम कुछ पानी उबालते हो और उस पतीली को अगर ढक के रख देते हो तो वो ढक्कन हिलने लगता है, क्योंकि उस ढक्कन को एक रास्ता चाहिए बाहर जाने के लिए। बहुत सारा ये भी डाउट आता है कि क्या क्लोरोफिल को भी फोटोसिंथेसिस की जरूरत है? यानी कि सनलाइट को भी क्या अंदर आने के लिए स्टोमाटा की जरूरत है क्या? नहीं, सनलाइट को अंदर आने के लिए स्टोमाटा की जरूरत नहीं होती। सनलाइट डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होना इज अ डिफरेंट थिंग और एंटर होना इज अ डिफरेंट थिंग। एब्जॉर्ब होने के लिए डिफ्यूजन चाहिए, वो बस डिफ्यूज हो गया, आर पार हो गया। और ये सब चीज़ के लिए स्टोमाटा है। स्टोमाटा क्या होता है? एक ऐसा रास्ता है जहाँ से पानी और ऑक्सीजन और जितने भी गैसेज हैं वो आर पार जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों टॉपिक कंप्लीट। पहला था एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या पढ़ना था? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, रिस्पिरेशन में अपोजिट हो जाता है। और ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द समथिंग विच इज डिफरेंट काइंड ऑफ एवापोरेशन, जो कि एपिकल पार्ट या फिर एरियल पार्ट ऑफ द लीफ से जो तुम्हारा वाटर एवापोरेट हो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द मेनली थ्रू द स्टोमाटा की वजह से होता है ये भी। पहला पॉइंट देखेंगे, इट हेल्प्स इन द कूलिंग द प्लांट। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी कभी होती है तो तुम पेड़ के नीचे खड़े होगे, तुमको बहुत ज्यादा ठंडक लगता है। ऐसा क्यों होता है? वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में प्लांट अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, कि ज्यादा गर्म ना हो जाए प्लांट, ठीक है, ज्यादा गर्म ना हो जाए या फिर ज्यादा पानी एक्स्ट्रा ना आ जाए। तो जब एक्स्ट्रा पानी आता है तो प्लांट उसको एवापोरेट कर देता है, और कम पानी होता है तो स्टोमाटा बंद हो जाता है, पानी वहाँ पे जमा होने लगता है प्लांट में। ठीक है, तो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है। तो पहला तो कूलिंग में हेल्प करता है ये ट्रांसपिरेशन। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट क्रिएट्स अ पुल दैट हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द लीफ। यानी कि रूट से पानी ऊपर कैसे आ रहा है? तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जब रूट से तुमको पानी खींचना पड़ता है, तो जैसे कि अगर ऊपर का पानी खत्म होगा तभी तो तुम नीचे से और पानी तुम्हारा प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा ना। तो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करने के लिए भी तुम्हारा प्लांट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द ट्रांसपिरेशन। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। सो द अनदर टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, बेसिकली जो एनिमल्स रहते हैं वो किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमें 3 चीज़ कवर करना है। द टॉपिक टू बी कवर्ड इज द न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये फोटो को इग्नोर करना, ये गलती से यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये जो है तुम्हारा पैरामीशियम है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक विच इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, तो देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा बेसिकली कहना क्या चाहता है? देयर इज सम पॉइंट इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेसिकली यहाँ पे जो तीनों टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, सॉरी, ये जो तीनों टॉपिक है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिस्ट करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करता है। यानी कि हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो होलोजोइक के जो 3 एग्जांपल्स थे, वो तीनों एग्जांपल्स में से होलोजोइक में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, राइट। अमीबा था, पैरामीशियम था, ह्यूमन बींग्स थे, बर्ड्स थे, यही सारे एग्जांपल्स में आपका आता है ये तीनों एनिमल्स विच इज अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन बींग। तो अमीबा एंड पैरामीशियम, इफ वी टॉक अबाउट द अमीबा एंड पैरामीशियम, these two आर द लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो सेल है वो पूरा डाइजेशन कंप्लीट करता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग जैसे करता है। हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, खाना को पहले अंदर डालते हैं, पेट में जाता है खाना, देन डाइजेस्ट होता है, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? जो वेस्ट बच जाता है वो बाहर रिमूव हो जाता है। सेम चीज एक सिंगल सेल करता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है पैरामीशियम, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पैरामीशियम एक सिंगल सेल है, ये खाना खाता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, राइट। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से एक मल्टी सेलुलर विच इज़ अस, हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीपल सेल से बने हैं। हम भी ये कर सकते हैं, डाइजेशन कंप्लीट कर सकते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन। उसी तरह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच इज़ अमीबा एंड पैरामीशियम, ये भी कंप्लीट डाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह। क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना था कि खाना को अंदर डालना है, अंदर डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करके फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर देना है, राइट। तो किस तरह से जो अमीबा है हमारा सिंगल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये किस तरह से डाइजेशन कंप्लीट करता है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस सम पॉइंट्स। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर एनिमल है, एक सिंगल सेल से बना हुआ जानवर है, जो कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। तो वाटर में रहता है इसलिए इसे प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अभी यहाँ पे जो ये वर्ड है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है? यहाँ पे आपको अमीबा के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। अमीबा के स्ट्रक्चर में आपको ये निकले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये निकले स्ट्रक्चर को ही बोला जा रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही खाना खाने का काम करते हैं, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही आपके अमीबा को चलने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका एक नाम है। क्या नाम है इसका? सूडोपोडिया। क्या नाम है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? तो देखो, सूडो जो है PSUDO, सूडो का मतलब होता है, क्या होता है? फॉल्स, फॉल्स, नकली। पोडिया विच मीन बॉडी के पार्ट्स, पैर। पोडिया मतलब पैर हाथ मान लो। पोडियम तो सुने ही होगे ना, पोडिया पैर हाथ जो भी होता है, बट ये इसके एक्चुअल पोडियाज नहीं है, एक्चुअल पैर नहीं है, एक तरह से मान सकते हैं, एक्चुअल हाथ नहीं है, ये एक फॉल्स पैर हाथ की तरह स्ट्रक्चर है। पैर क्या काम करता है? कहीं एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट में मदद करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अमीबा का जो सूडोपोडिया है वो भी उसके लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। हाथ क्या करता है? किसी भी चीज़ को उठा के खाने में हमारी हेल्प करता है। अमीबा का भी जो सूडोपोडिया है वो किसी भी फूड को अंदर इंजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो सूडोपोडिया एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। व्हाट इज फूड वैक्यूल? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये हमारा फूड है, ठीक है, ये हमारा फूड है। अभी ये जो हमारा फूड है ये पहले अमीबा के पास था, उसके बाद अमीबा ने अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, पहले एक फिंगर था, ठीक है, बेसिकली इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। अभी क्या था कि अमीबा के पास जब कोई फूड आया या फिर अमीबा उस फूड के पास गया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जाने के बाद अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से वो जो खाना था उसको इनगल्फ किया, यानी कि निगल लिया, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसको इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद अंदर एक वैक्यूल बन जाता है, राइट। इनगल्फ करने के बाद अंदर एक वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। इसी वैक्यूल के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन बोले तो खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, इतना टूटता है कि जो अमीबा की बॉडी है वो उसे एब्जॉर्व कर सके और उससे एनर्जी बना सके। एब्जॉर्ब डाइजेशन के बाद क्या होता है? एजेशन होता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, सॉरी यहाँ से देखेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उससे पहले इंजेक्शन हुआ, सबसे फिर से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा अमीबा है, खाने को इंजेस्ट किया, किसके वजह से किया? सूडोपोडिया की वजह से किया। किसकी वजह से किया? सूडोपोडिया की वजह से किया। देन क्या हुआ? हमारा डाइजेशन हुआ। डाइजेशन कहाँ पे होता है? एक वैक्यूल बन जाता है, अंदर एक जगह बन जाती है जहाँ पे डाइजेशन होता है। वो वैक्यूल जब डाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब छोटी छोटी टुकड़ों में टूट गया है तुम्हारा खाना तो वो फिर एब्जॉर्ब करेगा तुम्हारा अमीबा। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन वो तो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको साइड किया जाता है, और उसके बाद एजेशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली यही हमें ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स में वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या था मैंने भी बताया। जब सूडोपोडिया से कोई खाना इंजेस्ट करता है अमीबा तो अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जहाँ पे तुम्हारा खाना प्रेजेंट रहता है, ये जो है तुम्हारा सूडोपोडिया बना है इंजेस्ट करने के बाद, वो तुम्हारा बन जाता है फूड वैक्यूल, जहाँ पे तुम्हारा फूड प्रेजेंट है। द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट आउट थ्रू द सर्फेस ऑफ द सेल। सेल के सर्फेस में ये जो तुम्हारा वैक्यूल है ये सेल के सर्फेस में फिर अगेन भेज दिया जाता है। सेल के सर्फेस में क्या होगा? तुम्हारा जो सूडोपोडिया इस तरह बंद होके तुम्हारे खाने को निगला था, नाउ अगेन सूडोपोडिया ओपन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो खाना है, जो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर तुम्हारे सेल के आउटर एरियाज में पहुंच गया है, जिससे वो एक्सक्रीट आउट हो सकता है,
समझ में आ गया? दीज आर द स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा. लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. ठीक है, पैरामीशियम हैज़ अ फिक्स्ड शेप. अभी फिक्स्ड शेप से ये समझो कि ये जो हमने पढ़ा पहले अमीबा के बारे में, तो अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है. अभी तुम लोग देख रहे हो कि अमीबा ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप का हो, राइट? अमीबा ज़रूरी नहीं है इसी शेप का हो. अमीबा कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा बस होता है, जिसके कुछ सूडोपोडियाज निकले हुए रहते हैं बस. लेकिन जो तुम्हारा पैरामीशियम रहता है, इसका शेप फिक्स रहता है. ये ऐसा नहीं कभी ऐसा है तो कभी यहाँ से कुछ निकल जाएगा इसका. इसके पास कोई सूडोपोडिया प्रेजेंट नहीं रहता है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? पैरामीशियम हैज़ अ फिक्स्ड शेप. सबसे पहली बात कि पैरामीशियम का फिक्स्ड शेप रहता है. उसका शेप क्या होता है? बिल्कुल फिक्स होता है, राइट? फिक्स होता है. अमीबा की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, या फिर अमीबा की तरह इरेगुलर शेप नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स शेप होता है. एंड कंटेन मेनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया. ठीक है, इसके बारे में ध्यान देना. अब थोड़ा देखते हैं हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में ये क्या कहना चाहता है. ये है तुम्हारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर. इसको स्लीपर सेल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं स्लीपर सेल? क्योंकि ये कुछ चप्पल की तरह, चप्पल के शेप का दिखता है, स्लीपर के शेप का दिखता है. ठीक है, इसी तरह का स्लीपर का शेप होता है बेसिकली. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सीलिया. इसके स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट है. ये है तुम्हारा सीलिया. क्या है तुम्हारा? सीलिया प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में, राइट? ठीक है, ये सीलिया है. सीलिया क्या होता है? छोटा छोटा हेयर लाइक का प्रोजेक्शन होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन. अब वो किस काम करते हैं? अगर इससे कंपेयर किया जाए अमीबा में, तो अमीबा के पास लोकोमोशन, मूवमेंट या फिर किसी भी चीज़ को इनगल्फ या फिर खाने के लिए अमीबा के पास प्रेजेंट था उसका सूडोपोडिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास प्रेजेंट रहता है सीलिया विच इज हेयर लाइक projection, or we can say the hair like structure. So what is the difference between the structure which is helps to eat or movement between cilia and paramecium? amoeba में था amoeba and paramecium. amoeba में था pseudopodia, paramecium में है hair like structure. अमीबा में था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, पैरामीशियम में है हेयर लाइक स्ट्रक्चर. बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स है, राइट? वो उसके एकदम आउटर एरियाज में प्रेजेंट रहता है. तुम्हारा जो पैरामीशियम है प्यारा सा, इसके आउटर एरिया में प्रेजेंट रहता है सीलिया, जो कि छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है. अब ये क्या काम करता है यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, द सीलिया पुश फूड पार्टिकल्स इनटू द ओरल ग्रूव. अब यहाँ पे बात ये ध्यान रखने की है, जो तुम्हारा अमीबा था, अमीबा में जो उसके जो सूडोपोडिया थे, वी टॉक अबाउट द अमीबा में जो इसके सूडोपोडिया थे, तो अमीबा के पास ये एक प्रॉफिट जो है, अमीबा के पास जो प्रॉफिट है वो ये है कि जैसे कि ये अगर टेढ़ा है, राइट? अगर खाना इसका इस तरफ आता है तो ये इधर से भी इनगल्फ कर सकता है, इधर से भी निकल सकता है. फूड अगर इसके इस पार्ट में प्रेजेंट है तो इधर से भी अपने दोनों सूडोपोडिया से इनगल्फ कर सकता है. फूड अगर इस पार्ट में प्रेजेंट है तो सूडोपोडिया से ये इधर भी इनगल्फ कर सकता है. यानी कि जो तुम्हारा अमीबा है वो अपने बॉडी के किसी भी साइड से खाने को निगल सकता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द पैरामीशियम, लेकिन पैरामीशियम नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि पैरामीशियम के पास कोई भी सूडोपोडिया जिस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. इसके पास सीलिया इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि पैरामीशियम के पास उसका अपना ओरल ग्रूव रहता है. व्हाट इज ओरल कैविटी. जैसे कि तुम्हारे इधर अगर मैं खाना रख दूँ तो तुम इधर से खाओगे क्या? नहीं खाओगे. तुम्हारे पास मुंह है, तुम खाना लोगे अपने मुंह से खाओगे. उसी तरह पैरामीशियम के पास भी अपना मुंह है, लेकिन खाने के लिए हमारे पास हाथ है. पैरामीशियम के पास सीलिया प्रेजेंट है. अभी क्या करता है, जैसे कि तुम्हारा खाना यहाँ पे आया, तो सीलिया ये जो छोटे स्ट्रक्चर है वो उसको लहराते हुए तैराते हुए कहाँ पे लेके आते हैं? ओरल ग्रूव में. दिस इज द ओरल बकल ग्रूव या फिर ओरल ग्रूव कहते हैं इसको. ठीक है, ये जो ओरल ग्रूव है यहाँ पे तुम्हारा खाना आता है. कौन लेके आता है? सीलिया लेके आता है. अभी देखो, अभी मान लो कि इधर मेरा खाना पकड़ा है, अभी ये क्या करता है? ट्रैप करने में भी मदद करता है. यानी कि कोई खाना है वो जो आता है वो सीलिया में आके फंस जाता है. अब नाउ सीलिया का ये काम है कि खाने को मूव करते करते कहाँ पे लेके आए? सीलिया का काम है कि खाने को मूव करते करते कहाँ पे लेके आए? ओरल ग्रूव में लेके आए. कहाँ पे लेके आए? ओरल ग्रूव में लेके आए. जिस तरह से हमारे पास मुंह है, उसी तरह आपके पैरामीशियम के पास भी मुंह है. और पैरामीशियम किस तरह से, किस चीज़ से अपने खाने को खाता है? वो सीलिया की वजह से खाता है. किस तरह से अपने खाने को ट्रैप करता है, पकड़ता है? सीलिया की वजह से पकड़ता है. सीलिया बस खाने में ही हेल्प नहीं करता, सीलिया आपके पैरामीशियम को मूवमेंट में भी मदद करता है, राइट? मूवमेंट में ऐसा सीलिया हिलते रहता है, मूव करता है पैरामीशियम, राइट? और सीलिया की वजह से ही कोई भी फूड को खाने में भी मदद करता है, ऑफ कोर्स, अभी जैसे मैंने बताया. तो वही यहाँ पे बोल रहा है, सीलिया पुश द फूड पार्टिकल्स इनटू द ओरल ग्रूव. यहाँ पे खाना आया तो पुश करते कहाँ पे लेके आएगा? ओरल ग्रूव में लेके आएगा. कौन लेके आएगा? सीलिया लेके आएगा. द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल. अभी जैसे कि मैंने बताया था कि खाना अंदर आता है तो वैक्यूल बना लेता है. यानी कि खाना अंदर आया है तो एक कवरिंग बना लिया है, उस कवरिंग के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट होगा. ठीक है, ऐसा इसके पास कोई पेट या स्टमक या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि अभी खाना इसोफेगस में आया फिर स्टमक में आया एंड सो ऑन. इसके पास क्या प्रेजेंट है? बस एक वैक्यूल प्रेजेंट है, और उसी वैक्यूल से वो खाने को अंदर डालता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड देन एक्सक्रीट आउट करता है.
ठीक है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल अमीबा में भी था, एंड एब्जॉर्ब इट इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे कर रहा है ये सारा काम? साइटोप्लाज्म में कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तुम्हारा जो सेल होता है, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिस लिक्विड में प्रेजेंट रहता है, जिस सेमी फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है, उस सेमी फ्लूइड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म देखो, ये जो पानी है ना, अभी इसके अंदर हवा तो नहीं होगा, ये जो ब्लू 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 स्ट्रक्चर देख रही है, जो ब्लू 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 स्ट्रक्चर है, वो हवा तो नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? वो सेमी फ्लूइड रहता है, जहाँ पे तुम्हारी जितने भी ऑर्गेनल्स है ना, ये जितने भी तुम सामान देख रहे हो, ये वस्तुएं वहीं पे तैरती हैं। समझ में आ रहा है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुम्हारा फूड वैक्यूल बन चुका है। कहाँ पे बन चुका है? साइटोप्लाज्म में बन चुका है, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनल्स वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड, द अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज रिमूव्ड थ्रू द एनल पोर। अभी द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीशियम एंड अमीबा, कि अमीबा क्या कर रहा था? अपने सूडोपोडिया से खाया, कोई ओरल कैविटी नहीं है अमीबा के पास, अपने सूडोपोडिया से खाया एंड सूडोपोडिया से रिलीज कर दिया। पैरामीशियम ओरल कैविटी से खाया एंड देन एनल पोर से एक्सक्रीट आउट कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे एक जो छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो तुमको दिख रहा है, ये जो छोटा सा घुमा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट वाज द एनल पोर, और इसी एनल पोर से वो अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। समझ में आ रहा है? एनल पोर, जहाँ से वो क्या कर रहा है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल जो बच गया, जितना एब्जॉर्ब करना था हमारे पैरामीशियम ने सब कुछ कर लिया। अब जो बचा है तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट, उसको एक्सक्रीट आउट करना है। किधर से एक्सक्रीट आउट कर रहा है? अपना एनल पोर से एक्सक्रीट आउट कर रहा है। दैट्स इट फॉर पैरामीशियम एंड अमीबा। आपके एग्जाम में पैरामीशियम और अमीबा के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर साल ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम भी खाना तो खा लेते हो, अंडरस्टैंड, लेकिन वो खाना किस तरह से तुम्हारी बॉडी कितने मेहनत करके, कितने एंजाइम्स को रिलीज करके, कितना पापड़ बेल बेल के उसको डाइजेस्ट करती है, आज आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड को देखना छोड़ो, पहले तुम खुद में रियलाइज करो कि तुम खाना कैसे कैसे, बचपन से तो पढ़े होगे बॉडी पार्ट्स, इनर बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमी तो कुछ आता होगा ना, नहीं भी आता है तो देखो इधर, यहाँ पे तुम्हारा बकल कैविटी, यानी तुम्हारा मुंह जहाँ से तुम बकबकाते हो, ठीक है, ये है तुम्हारा बकल कैविटी। एक मिनट, ठीक है, ये है तुम्हारा बकल कैविटी जहाँ से तुम बोलते हो। अभी बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो सब छोड़ो, पहले तो तुम खाना इधर से खाते हो, ठीक है, खाना तुमने इधर से खाया, खाना इधर से तुमने खाया, यहाँ पे खाना खाने के बाद अब खाना किधर जाता है? खाना तुम्हारे फूड पाइप में जाता है, विच वी कॉल द इसोफेगस। फूड पाइप में जाने के बाद तुम्हारा खाना कहाँ पे आया? तुम्हारा खाना स्टमक में आया, खाना स्टमक में आ गया। स्टमक से अब खाना कहाँ जा रहा है? खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, खच खच खच, ये जो बहुत बड़ी बड़ी तुमको आंतड़ियाँ दिखती है ना, यहाँ पे आता है तुम्हारा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा डाइजेशन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तुम्हारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर तुम्हारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनस के थ्रू, ठीक है, जहाँ से तुम्हारा फीकल मैटर रिलीज होता है। अब ध्यान दो कि जहाँ जहाँ से तुम्हारा खाना होते हुए गुजरा है, कहाँ कहाँ से गुजरा है? बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ये जो तुम्हारा पाइप है ये बीच में कहीं रुका हुआ नहीं है, तुम मुंह से खाना खाओगे वो बाहर निकलेगा ही एनस से, ठीक है, कुछ भी कर लो, वो यहाँ से शुरू होता है उधर से खत्म ही होता है। तो इस पाइप को, ये जो लंबी सी ट्यूब है, बिना किसी रुकावट की जो लंबी सी ट्यूब गई है तुम्हारे मुंह से तुम्हारे एनस तक, इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से तुम्हारा फूड गुजरता है और उसके बीच में बहुत सारे ग्लैंड्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स एक टाइप ऑफ ये होता है, देखो वैसे तो सबसे बड़ा ग्लैंड तुम्हारा लीवर हो गया, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे तुम्हारे स्टमक में बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं, बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें वो रिलीज करते हैं कि उनका नाम रखा जाता है ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड का काम है रिलीज करना। क्या रिलीज करना? कभी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कभी एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कभी कुछ कुछ रिलीज करते रहते हैं, कुछ केमिकल बाहर छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल्स वो बाहर रिलीज कर रहे हैं, उस केमिकल्स को तुम एंजाइम बोल सकते हो, उस केमिकल को उसके सिक्रीशन बोल सकते हो उस ग्लैंड का, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने सारे ग्लैंड रहते हैं, कितने सारे ग्लैंड कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कहाँ कहाँ पे जो ग्लैंड रहते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं, और क्या रिलीज करने से कौन सा खाना डाइजेस्ट होता है, ये ध्यान देंगे, ध्यान देना इधर। अभी सबसे पहला आ रहा है क्या तुम्हारा? सबसे पहला क्या आ रहा है? सबसे पहला क्या आ रहा है? सबसे पहला आ रहा है तुम्हारा बकल कैविटी, जहाँ से तुम बक 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 करते हो, राइट। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा बकल कैविटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बकल कैविटी यानी बोले माउथ, माउथ बोले तो मुंह, माउथ में तुम्हारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ग्लैंड ग्लैंड अरे ग्लैंड वही जो रिलीज करता है वो केमिकल जो तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करेगा। ग्लैंड कुछ रिलीज करता है, राइट, वो चीज रिलीज करता है जो तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करेगा। ध्यान देना, जो माउथ के पास ग्लैंड होता है, जो माउथ के पास ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सुना है, बचपन से ही सुनते आ रहे, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज, है ना, वही चीज है। सलाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ प्रेजेंट रहता है, यहाँ प्रेजेंट ऊपर नीचे, तुम्हारे टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है, तुम्हारे जॉस के पास प्रेजेंट रहता है, और तुम्हारे अपर जॉ में भी प्रेजेंट रहता है। अपर जॉ मतलब बैक ऑफ द जॉ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं, तीनों सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेज, थूक, थूक, वही थूक। तो
तो सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज बेसिकली एक टाइप ऑफ केमिकल ही है ना। वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है खाने को। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा खाना जो है वो माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। हमारा जो फूड है वो माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्च है। अभी स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी जैसे कि तुम लोग याद करो, प्लांट वाले में याद करो, क्या पढ़ाया था मैंने कि प्लांट में तुम्हारा प्लांट जब तुम्हारा खाना बनाता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाता है प्लांट, याद आ रहा है कुछ ही भूल गए, ग्लूकोज बनाता है तुम्हारा प्लांट। तुम्हारा प्लांट जो है एनर्जी भी बनाता है, सॉरी तुम्हारा प्लांट जो है खाना में जो बनाता है, तुम्हारा प्लांट खाना बनाता है और उस खाने का नाम है ग्लूकोज। लेकिन तुम्हारा प्लांट उस ग्लूकोज को स्टोर नहीं करता है, उस ग्लूकोज को एज ए स्टार्च स्टोर करता है। तुम जब उस खाने को खाते हो, यानी कि तुम वैसे प्लांट खा रहे हो, वैसे हरे हरे प्लांट खा रहे हो, तो तुमको क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जो स्टार्च है वो टूटता किस में है, वो माल्टोज में टूटता है, और माल्टोज अगेन जाके ग्लूकोज में टूट जाता है। यानी कि यहाँ पे ये मेरे को समझ में आता है कि तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है, वो स्मॉलेस्ट फॉर्म जिससे तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो। अभी यहाँ पे तुम्हारे खाने क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि तुम ऐसा रोटी ऐसा डायरेक्ट खा के, सीढ़ी जैसा रोटी खा के तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। टुकड़ों में तो टूटता ही है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी टूट रहा है तुम्हारा खाना। इतना टूट रहा है, इतना टूट रहा है, इतना टूट रहा है कि तुम्हारा जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर सके, राइट, एब्जॉर्ब कर सके। 2 मिनट। ठीक है, तो तुम्हारा जो स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है मेल्टोज में, यानी कि डाइजेस्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है। किसमें डाइजेस्ट हो रहा है, माल्टोज में, और अगेन जाके ये ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाता है। किसमें डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स का, वो होता है ओनली 30%। कितना होता है, 30% ओनली होता है। ठीक है, माउथ के बाद हम आते हैं इसोफेगस में। अब क्या इसोफेगस में कोई ग्लैंड रहता है, क्या इसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है, तो जी नहीं, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस एक पाइप है बस तुम्हारा, जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते रहता है, यानी कि तुम्हारे खाने को पेट में पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली क्या करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते रहता है। तो मस्कुलर ट्यूब दैट मूव्स फूड टू स्टमक, खाने को कहाँ पे लेके आता है, स्टमक में लेके आता है, दैट्स इट। अब देखो स्टमक क्या काम करता है, यहाँ पे ध्यान देना, स्टमक में ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टमक के पास जो ग्लैंड होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक चीज रिलीज नहीं कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक चीज रिलीज नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक चीज रिलीज कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने पढ़ लिया मस्कुलर ट्यूब दैट मूव्स फूड टू स्टमक, खाना को माउथ से पेट में लेके आता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, यानी कि वेव लाइक मूवमेंट होता है जो तुम्हारे खाने को नीचे लेके आता है। थर्ड में आता है तुम्हारा स्टमक के पास जो ग्लैंड होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जब पेट में गैस हो जाता है इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम रखा गया इसका। अभी जो एंजाइम, यानी कि कोई एंजाइम रिलीज कर रहा है या फिर कुछ भी सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है तुम्हारा ग्लैंड, वो क्या है, वो है तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस क्या क्या रिलीज करता है, तुम्हारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या रिलीज कर रहा है तुम्हारा, HCl। अभी देखो HCl काम क्या करता है, HCl काम क्या करता है, HCl हेल्प्स इन एसिडिक मीडियम। तुम्हारे पेट में पता है ना, तुम्हारे पेट में क्या प्रेजेंट है, तुम्हारे प्रेजेंट पे एक बहुत भयानक एसिड प्रेजेंट है। और ये बहुत भयानक एसिड तुम्हारे पेट, मतलब कि तुम उस एसिड को अगर हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन पेट नहीं जल रहा है। पेट क्यों नहीं जल रहा है, पहले ये देखते हैं कि जो तुम्हारा HCl है, HCl वो हेल्प करता है एसिडिक मीडियम में, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन क्या होता है, पहले यहाँ पे देखेंगे। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन तुम्हारे डाइजेस्ट करता है तुम्हारे प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करता है, वो डाइजेस्ट करता है पेप्टाइड में। यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किस में डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड में। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है अमीनो एसिड। क्या बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे समझाऊंगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे पेप्सिन डाइजेस्ट होता है प्रोटीन में, प्रोटीन बाद में पेप्टाइड में टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था। स्टार्च जो है वो मेल्टोज में टूटता है 30%, और मेल्टोज से फिर बाद में ग्लूकोज टू ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज में टूटता है। तो लास्ट जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। और पेप्सिन जब प्रोटीन को तोड़ता है तो पेप्टाइड में टूटता है, लेकिन एक्चुअल जो लास्ट प्रोडक्ट या फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन है दैट वाज अमीनो एसिड। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक चीज में ध्यान देंगे, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl यहाँ पे रिलीज करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जो एंजाइम, ये क्या है, ये एंजाइम है, ये कोई एंजाइम नहीं है। एंजाइम वो है जो तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, दैट वाज कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम है ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में।
अभी जैसे ये मैंने बताया कि HCl जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड एसिड है, तो इतना हार्ड एसिड तुम्हारे पेट में कैसे सर्वाइव कर रहा है भाई, मतलब तुम्हारे पेट में तो वो कर रहा है, तुम्हारा पेट कैसे सर्वाइव कर रहा है उतने हार्ड एसिड से। तो तुम्हारे पेट में एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस ही, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ही गैस्ट्रिक जूस के साथ रिलीज करता है, दैट वाज म्यूकस, दैट वाज म्यूकस। अभी म्यूकस क्या है, जो म्यूकस एक थिक चिपचिपा सा, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो कफ जो निकलता है ना, दैट वाज म्यूकस। और वो म्यूकस तुम्हारे पेट की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो कि HCl जितना हार्ड एसिड है तुम्हारे स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से बचाता है। कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। तो अभी फिर से इसको देखते हैं। जो तुम्हारा स्टमक है वहाँ पे तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है कुछ एंजाइम और कुछ सिक्रीशन। गैस्ट्रिक जूस जिसे हम कहते हैं, वो जो भी है तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो भी रिलीज कर रहा है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है? गैस्ट्रिक जूस में आता है HCl, गैस्ट्रिक जूस में आता है पेप्सिन जो कि एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और तीसरा म्यूकस। म्यूकस क्या बचाता है? तुम्हारे इनर लाइनिंग को बचाता है, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को वो बचाता है। कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। सो दैट्स इट फॉर स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस एंड सम सिक्रीशन में जैसे कि आ जाता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ये हो गया सिक्रीशन। और जो एंजाइम पेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है तुम्हारे प्रोटीन को, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन का जो गुच्छा रहता है उसको थोड़े टुकड़ों में तोड़ देता है, बाद में जाके डाइजेस्ट हो जाता है तुम्हारा प्रोटीन प्रॉपर। अभी कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अभी तुम्हारा खाना ईसोफेगस से होकर स्टमक में गया है, अभी स्टमक से होकर तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो तो चलो समझ में आता है, ठीक है। यहाँ से होकर तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो तो समझ में आता है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं? जैसे कि ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ यहाँ पे एक उड़ता हुआ हवा में एक ऑर्गन, और एक यहाँ पे पॉपकॉर्न जैसा, पता नहीं अब क्यों बना हुआ है, यहाँ पे लीफी टाइप का ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज एंड दिस इज कॉल्ड लीवर। पैनक्रियाज लीवर दोनों ही एक ग्लैंड है, तो दोनों ही बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करते होंगे, सिक्रीशन करते होंगे बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये, यानी कि हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं लीवर, वो क्या करता है? तो लीवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है। लीवर क्या रिलीज करता है आपका? लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। लीवर जो है वो रिलीज करता है बाइल जूस, ये है तुम्हारा बाइल जूस। और बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ये एंजाइम नहीं है, वो एंजाइम नहीं है, इसका मतलब वो खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, या फिर डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। नो एंजाइम, यानी कि बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस हेल्प इन द फैट इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाई करता है। व्हाट इज इमल्सिफाई? यानी कि जैसे कि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, तो फैट को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इतने छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता है कि फैट डाइजेस्ट हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाता है। फैट को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ता है कि जब फैट में फैट के एंजाइम्स लगेंगे, लाइपेज लगेगा, अमाइलेज लगेगा, तो फैट जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फैट का, अगर ये बहुत बड़ा ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल यानी कि फैट का बहुत टुकड़ा है बड़ा सा, इसके ऊपर तुम एंजाइम डालो, इसके ऊपर एंजाइम डालो, तो एंजाइम आउटर सरफेस पे ही लगेगा, राइट। एंजाइम तो आउटर सरफेस पे ही लगेगा। लेकिन बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है ना। अब इसका सरफेस एरिया जो है बढ़ गया है। अब इसमें कोई भी एंजाइम एक्ट करेगा तो अब इतना सारा सरफेस उसको मिल रहा है इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो सरफेस एरिया बढ़ जाता है जब बाइल जूस किसी भी फैट को इमल्सिफाई या फिर टुकड़ों में तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना, है ना। ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना बेसिकली। अभी यहाँ पे गाल ब्लाडर प्रेजेंट है। यहाँ तुम्हारा गाल ब्लाडर क्या होता है? तुम्हारा जो लीवर है वो बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस जाके कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लाडर में स्टोर होता है। तो स्टोर एंड द कंसंट्रेटेड बाइल एंड रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बाइल जूस बन तो रहा है, बाइल जूस गाल ब्लाडर में स्टोर भी हो रहा है, लेकिन ये बाइल जूस तो यहाँ पे है और तुम्हारा खाना तो इस पाइप से होके जा रहा है। तो इस पाइप में तुम्हारा ये कैसे आएगा? तो क्या करता है तुम्हारा लीवर? एक डक्ट के थ्रू तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस को रिलीज करता है। और बाइल जूस एक और काम करता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखना, बाइल जूस एक और काम करता है, अल्कनाइल मीडियम प्रोवाइड करता है विच एंजाइम कैन एक्ट। यानी कि जब आपका खाना HCl एसिड से होके आया है, यानी कि पूरा एसिडिक मीडियम, यानी कि पूरे एसिडिक मीडियम से होके तुम्हारा फूड आया है ना, फूड इतना एसिडिक हो गया है कि उसमें कोई एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी बाइल जूस काम करता है। बाइल क्या करता है? तुम्हारा जो फूड है, तुम्हारा जो फूड का पार्टिकल है, उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको नॉन एसिडिक बनाता है। नॉन एसिडिक बनने से क्या होगा? जो आगे जो जितने सारे एंजाइम्स है उस पर अब एक्ट कर देंगे। इतना एसिडिक रहेगा तो कोई भी एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो सारे एंजाइम उस पर एक्ट करे, सारे एंजाइम एक्ट करके उस खाने को डाइजेस्ट करे, उसके लिए उसका अल्कलाइन होना उस खाने का बहुत ज़रूरी है। लेकिन खाना जो है वो एसिडिक हुआ क्यों था? क्या आपको याद है? आपका जो स्टमक है उसमें HCl क्यों रहता है? वो पेप्सिन को एक्टिव करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है, वो पेप्सिन बिना HCl या फिर एसिडिक मीडियम के एक्टिव नहीं हो सकता, उसको एक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एक्टिव करता है और साथ ही साथ वो जो HCl है वो
जर्म्स को किल करता है। तुम बहुत सारे खाना खाते हो, प्योर तो नहीं खाते, कीटाणु बैक्टीरियाज रहते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल जो जर्म्स जो पैथोजेंस है उसको मार देता है HCl। उसके बाद होकर तुम्हारा जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा लार्जर ग्लैंड जो है जिसका नाम है लिवर, उसका सिक्रीशन आता है, दैट वाज कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस क्या क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। टुकड़ों में टूटने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे तुम्हारा आगे जाके जो एंजाइम एक्ट करेगा जल्दी तुम्हारे किसी भी फैट को डाइजेस्ट कर सकता है। सेकंड, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि एक एंजाइम तभी एक्ट कर पाएगा जब कोई भी तुम्हारा खाना है वो अल्कलाइन होगा या फिर नॉर्मल होगा, नॉर्मल मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में कोई एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। गाल ब्लैडर क्या करता है, तुम्हारा जो बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखता है एंड देन रिलीज कर देता है डक्ट के थ्रू, कहाँ पे, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी यहाँ पे एक और चीज़ तुम्हें दिख रही होगी जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। नाउ पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा डाइजेशन में। कैसे, क्योंकि पैनक्रियाज रिलीज करता है क्या क्या, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पहला नंबर, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा स्टेप्सिन, ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ध्यान देंगे। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अब जहाँ पे भी वर्ड तुम्हारा अमाइलेज आएगा वहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पे तुम्हारा स्टार्च का डाइजेशन होगा, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। यहाँ पे भी स्टार्च था, यहाँ पे भी अमाइलेज था, स्टार्च डाइजेस्ट हुआ कितना 30%, अब बचा 70%, वो डाइजेस्ट हो जाएगा इस वाले अमाइलेज से। कौन सा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट। ध्यान देना इधर, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जिसको अमाइलोसिन भी बोला जाता है, ये तुम्हारे स्टार्च को मेल्टोज में अगेन तोड़ता है और यहाँ पे 70% कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हो गया। कंप्लीट डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिलीज करना है वो तुम्हारा पैनक्रियाज रिलीज कर देता है, जो डाइजेस्ट करता है तुम्हारे स्टार्च को। सेकंड में आया है ट्रिप्सिन। अभी देखो ट्रिप्सिन यहाँ पे है, पेप्सिन यहाँ पे, इधर पेप्सिन इधर ट्रिप्सिन। नाम सुना सुना लग रहा है, सुना सुना बोले तो सेम टाइप का नाम लग रहा है, बहुत एक जैसा साउंड करना है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो दोनों क्या काम क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ रहा है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, यानी कि ये जो है तुम्हारा जो पेप्सिन है ये प्रोटीन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये तुम्हारे गोले, रंग बिरंगे गोले, ये तुम्हारे अमीनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये जो तुम्हारा प्रोटीन है इसको तोड़ के पेप्टाइड में तोड़ देता है, राइट। ये पेप्टाइड के बड़े बड़े टुकड़े पेप्टाइड में तोड़ देता है। ये तुम्हारी प्रोटीन है, ये तुम्हारा प्रोटीन है, इसको किस में तोड़ दिया, पेप्टाइड में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, क्या एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया पेप्सिन एक्ट किया, एंड देन अभी तुम्हारा प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूट गया है। किसके वजह से टूट गया है, ट्रिप्सिन की वजह से टूट गया है। ट्रिप्सिन की वजह से ये जो छोटा छोटा तुम मोतियों की तरह देख रहे हो, अभी मैं सब में तो नहीं बनाऊंगी ना, इधर मान लेना ऐसे छोटे छोटे जो मोती रहती है वो पूरे तुम्हारे प्रोटीन के चेन में बंधी रहती है, और उस पूरे मोतियों को अलग करना ही प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो पूरी तरह से जो मोतियों की माला को छील के अलग कर देता है। पहले मोतियों की माला ऐसी थी, अब मोतियों की माला टूटी है लेकिन मोतियां अभी भी हैं, दैट वाज कॉल्ड अमीनो एसिड। जो मोतियां हैं दैट वाज अमीनो एसिड। अब ट्रिप्सिन जब एक्ट करता है तो वो अमीनो एसिड उस माले से यानी कि पेप्टाइड से भी रिलीज होकर अलग अलग हो जाती है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा फाइनल डाइजेशन किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट, प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीन पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। पेप्सिन कहाँ पे आया था, तुम्हारा स्टमक में आया था। एक्टिव कौन करता है, उसको HCl एक्टिव करता है। प्रोटीन जो है वो तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड में टूट जाता है, कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, तुम्हारा जो पैनक्रियाज रिलीज करता है ट्रिप्सिन, वो तुम्हारे प्रोटीन को, वो तुम्हारे पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन यहाँ पे हो जाता है। सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे। पहला नंबर में ये देख लिया हमने। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल ही पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान देना। ये पहले नंबर में आ गया आपका अमाइलेज, दूसरे नंबर में आ गया आपका ट्रिप्सिन, तीसरे नंबर में आ गया स्टेप्सिन, और वी कैन ऑल्सो कॉल द लाइपेज। लाइपेज का पुराना नाम स्टेप्सिन है, ठीक है। ये लाइपेज क्या करता है, ये भी एक एंजाइम है। कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है। ये जो एंजाइम है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। किस में डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट कर देता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है पैनक्रियाज का ह्यूज रोल। अभी यहाँ पे मेरा डाइजेशन जो हो रहा था ऊपर से किस तरह हो रहा था, माउथ में हुआ मेरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, माउथ में हुआ कार्ब्स का डाइजेशन, ठीक है। फिर स्टमक में हुआ प्रोटीन का डाइजेशन। उसके बाद जो स्टमक में HCl था वो अल्कलाइन बनने के लिए हमने रिलीज किया बाइल जूस, और अब मेरा डाइजेशन हो जा रहा है, अगेन तीनों का डाइजेशन हो रहा है, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च,
प्रोटीन और फिर फैट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तुम जो भी खाना खाते हो, मोस्ट ऑफ द खाना में ये सब प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, ये सब प्रेजेंट रहता है। ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो रिलीज हो रहा है एंजाइम ज़्यादा कहाँ पे रिलीज होता है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज तीनों एंजाइम रिलीज करता है जो तीनों खाने को कंप्लीट डाइजेशन करने का हिम्मत रखता है। यहाँ पे भी तुम्हारा 70% यानी कि स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, स्टेप्सिन यानी फैट को डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। लेकिन ये तो रिलीज किया है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ध्यान देना, ये जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये जो तुम्हारा ट्रिप्सिन है, ये जो तुम्हारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये जो तुम्हारा स्टेप्सिन है, ये सारा तीनों एंजाइम है। ये एंजाइम ये रिलीज किया है, लेकिन खाना तो एक्चुअल में तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल में ही रहेगा ना, खाना तो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही घूमेगा ना। तो तुम्हारा पैनक्रियास डक्ट के थ्रू यहाँ पे अपना जितना भी एंजाइम है सबको रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रिलीज कर देगा। अब रिलीज करने से क्या होगा? तुम्हारा फैट, तुम्हारे प्रोटीन, तुम्हारे कार्ब्स सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम कंप्लीट। अभी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको इग्नोर करना, इतना सारे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना कि सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारा फीकस को फॉर्म करता है। ठीक है, सुबह सुबह जो तुम खाली पेट आराम से करते हो बैठ के संडास में, वो ठीक है तुम्हारे फीकल मैटर को एक्सक्रीट आउट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली तुम्हारा फीकल मैटर बनाता है। फीकल मैटर में भी बहुत सारे, अगर तुम्हारे वाटर होता है तो तुम्हारा आउटर जो सर्फेस है तुम्हारा फीकल मैटर का, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है सारा। लेकिन अभी यहाँ पे एक और बात है जो कि अभी हमें करनी बाकी है, वो ये है कि जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरह से खाने को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस छोटे से पार्ट को हम जूम आउट करते हैं, आई मीन जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे दिखता है ये है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें इस तरह से ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है। ये इनर लाइनिंग इस तरह से क्यों दिख रही है? ये जो चीज़ आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, जो कि तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। अभी जब खाना यहाँ से होके गुजरता है, तो तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट है वो तुम्हारे खाने को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करती है। कैसे? क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। अभी तुम इतना बात मेरा ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास इतना सारा सरफेस एरिया, यानी कि अगर मान ले कि एक धागे को या फिर एक रस्सी को इस तरह से मैं लपेट के इस तरह रखूँ, तो इतने यहाँ से यहाँ तक के स्पेस में मेरा इतना लंबा जो थ्रेड है वो अट जा रहा है। अगर इस थ्रेड को मैं खींचूँ तो ये कम से कम इतना लंबा होगा, लेकिन तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी बहुत लंबा होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है अपना ही इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट वाज कॉल्ड विलाई। इससे क्या होता है? तुम्हारा जो फूड था यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रहा था, अब तुम्हारा फूड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारा जगह बन गया है। राइट, अब एब्जॉर्प्शन यहाँ से यहाँ तक सारी जगह में हो जाता है। तो विलाई जो है एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतना जगह नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। खाना तो पास हो ही रहा है, लेकिन अगर सरफेस एरिया ही बड़ा नहीं रहेगा तो खाना एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर स्ट्रक्चर है, दैट वाज विलाई। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फीकस बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फीकस में भी जो वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा रहती है तो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन फीकस बनाता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम कुछ नहीं काम कर रहा, कोई भी खाने को वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा, वो बस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा रेक्टम, एंड आगे जाके जो होल रहता है दैट वाज कॉल्ड एनस, वहां से तुम्हारा फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो देखा आपने, इसी तरह हमारी बॉडी कितने मुश्किल से, कितने सारे एंजाइम से, कितने सारे ग्लैंड से क्या क्या रिलीज करके, कभी HCl रिलीज करके, फिर HCl से प्रॉब्लम ना हो जाए उसके लिए म्यूकस रिलीज करके, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके कितना कुछ कर रही है। और तुम क्या कर रहे हो? पानी पूरी खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मोमोज खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? चाउमीन चाट खा रहे हो। ये सब मत खाओ। बॉडी इतना मेहनत कर रहा है, तुम थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते? थोड़ा सा न्यूट्रिटिव फूड नहीं खा सकते? तो मेक श्योर कि अच्छा खाना खाओ, जिसकी वजह से तुम्हारा जो इतना बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पाए, परेशान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारे अंड फंड खाने को डाइजेस्ट करने में इसका दिमाग खराब होता है। राइट, तो ये हो गया तुम्हारा डाइजेशन। ऑलमोस्ट क्या डाइजेशन ये कंप्लीट हो गया, यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की हो चुकी है समाप्ति। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह आपको जैसे कि इस चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये चैप्टर ओवरऑल 4 डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स में कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हियर द टॉपिक न्यूट्रिशन इज टोटली कंप्लीटेड। अच्छे से समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगेन वीडियो में पीछे जाओ, चीज़ों को फिर से देखो, और इस वाले ये जो टॉपिक है इसमें ध्यान देना। बहुत सारे सवाल उठते हैं इस टॉपिक से। अमीबा एंड पैरामीशियम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब में भी ध्यान देना। दिस इज द कंप्लीट
फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने न्यूट्रिशन में वीडियो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आगे रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के भी वीडियोस आ जाएंगे। सो मेक श्योर कि डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।